टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम। कभी कभी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब लगता है काश काश वक्त को पीछे किया जा सकता। ये इडियम बिल्कुल उसी फीलिंग के लिए है। ये तब इस्तेमाल होता है जब किसी चीज का बहुत गहरा अफसोस हो, एक पछतावा हो और दिल से एक ख्वाहिश निकलती है कि बस एक मौका मिल जाए उस गलती को सुधारने का। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो जब आपको लगे कि एक सेकंड चांस मिलना चाहिए था किसी फैसले को बदलने के लिए, तब इस इडियम का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, इसका जो लिटरल यानी शाब्दिक मतलब है वो तो सिंपल है। मतलब सच में एक घड़ी की सुइयों को पकड़कर पीछे घुमा देना। जाहिर है ये तो मुमकिन नहीं है, पर इसका जो फिगरेटिव मीनिंग है यानी जो इसका असली गहरा मतलब है वो उस इंटेंस विश, उस इच्छा के बारे में है जब कोई अपने पास्ट में लौटकर किसी गलती को, किसी इवेंट को बदलना चाहता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ आई कुड टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम आई वुड हैव वार्न्ड हिम अबाउट द डेंजर। यानी काश मैं वक्त में पीछे जा पाता तो मैं उसे उस आने वाले खतरे के बारे में जरूर आगाह कर देता। इवन द स्कोर, अच्छा ये फ्रेज यूज होता है जब कोई बदला लेना चाहता है या कह सकते हैं कि हिसाब बराबर करना चाहता है। इसके पीछे जो सोच है वो है टिट फॉर टैट वाली, कि जैसा मेरे साथ बुरा हुआ मैं भी वैसा ही करूंगा ताकि हमारा स्कोर इवन हो जाए। तो इसका कनेक्शन अक्सर रिवेंज या गुस्से जैसे नेगेटिव इमोशन से होता है। ये एक तरह से अपने लेवल पर इंसाफ करने की कोशिश को बयान करता है। तो इसका जो लिटरल मीनिंग ही वो सीधा स्पॉट से आता है, जैसे किसी गेम में पॉइंट्स को इक्वल कर देना। सिंपल। लेकिन इसका जो फिगरेटिव यानी असली मतलब है वो पर्सनल लाइफ से जुड़ा है। ये बदला लेने या किसी ग्रीवियंस को, किसी शिकायत को सेटल करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आप देख सकते हैं, शी स्प्रेड रूमर्स अबाउट मी बट आई विल इवन द स्कोर बाय रिवीलिंग हर सीक्रेट्स। यानी उसने मेरे बारे में झूठी बातें फैलाई पर अब मैं उसके राज सबको बताकर हिसाब बराबर कर लूंगा। देख रहे हैं, एक एक्शन का रिएक्शन, स्कोर इवन करना। What goes around comes around, ये एक बहुत ही कॉमन कहावत है जो सीधे सीधे कर्मा के कॉन्सेप्ट से जुड़ी है। इसे तब यूज किया जाता है जब हम कहना चाहते हैं कि एक इंसान के एक्शंस, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, आखिर में लौटकर उसी के पास आते हैं। आसान शब्दों में, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये कॉज एंड इफेक्ट का एक नियम है कि आपके किए का अंजाम आपको मिलेगा जरूर, भले ही थोड़ी देर से मिले। अगर इसके लिटरल मीनिंग को समझें तो ये एक सिंपल फिजिकल एक्शन है। सोच लीजिए एक बूमरैंग की तरह, आप उसे फेंकते हैं और वो घूमकर वापस आपके पास आ जाता है। सिंपल। लेकिन इसका जो फिगरेटिव गहरा मतलब है वो ह्यूमन बिहेवियर, इंसानी कर्मों से जुड़ा है। ये इस बात पर फोकस करता है कि आपके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस आखिर में आप तक लौटकर आएंगे ही। फॉर इंस्टेंस, ही चीटेड हिज बिजनेस पार्टनर एंड देन लॉस्ट ऑल हिज मनी। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। मतलब उसने अपने बिजनेस पार्टनर को धोखा दिया और फिर आगे चलकर उसने अपने सारे पैसे खो दिए, क्योंकि जैसा किया वैसा भरा। कास्ट द फर्स्ट स्टोन, ये फ्रेज तब इस्तेमाल होता है जब कोई किसी को क्रिटिसाइज करने या ब्लेम करने में सबसे आगे होता है, मतलब जो सबसे पहले उंगली उठाता है। इसके पीछे एक सवाल है कि जो किसी और को जज कर रहा है, क्या वो खुद परफेक्ट है? तो ये इडियम आमतौर पर हिपोक्रेसी यानी पाखंड की तरफ इशारा करता है। ये याद दिलाता है कि दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले शायद हमें अपने आप को भी देखना चाहिए। तो देखिए, इसका लिटरल मीनिंग बिल्कुल सीधा है, किसी पर पत्थर फेंकने की शुरुआत करना, ठीक है। पर इसका जो फिगरेटिव मतलब है वो क्रिटिसिज्म से, आलोचना से जुड़ा है। जब कोई किसी को सबसे पहले कंडेम करता है, ये अक्सर एक वार्निंग की तरह इस्तेमाल होता है। इसका ओरिजिन बाइबल की एक कहानी से आता है जहां कहा गया था, लेट ही हु इज विदाउट सिन कैस्ट द फर्स्ट स्टोन, जिसका मतलब है कि दूसरों की गलतियों पर फैसला सुनाने से पहले ये सोचो कि क्या तुम खुद बिल्कुल परफेक्ट हो, क्योंकि पहला पत्थर मारने का हक सिर्फ उसी को है जिसने खुद कभी कोई गलती ना की। अंडर द वायर, इस फ्रेज को हम तब यूज करते हैं जब कोई काम बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर पूरा होता है, मतलब डेडलाइन खत्म होने से बस कुछ पल पहले। इसमें ना एक प्रेशर वाली फीलिंग होती है, एक रेस अगेंस्ट टाइम। जब कोई चीज अंडर द वायर होती है, इसका मतलब है कि थोड़ी सी भी और देरी हो जाती ना तो काम बिगड़ जाता। ये उस जस्ट इन टाइम वाली सिचुएशन के लिए परफेक्ट है। तो इसका जो लिटरल मीनिंग है वो इसके ओरिजिन से जुड़ा है, जो कि हॉर्स रेसिंग है। पहले के जमाने में घुड़दौड़ की फिनिश लाइन पर एक तार, एक वायर बांधी जाती थी और जीतने वाला घोड़ा वो होता था जो उस वायर के नीचे से उसे क्रॉस कर लेता था। तो वहां से इसका लिटरल मतलब आता है। अब इसका जो फिगरेटिव मीनिंग है वो किसी भी ऐसी सिचुएशन के लिए यूज होता है जहां टाइम की पाबंदी हो।
For example, the reporter filed her story just under the wire, minutes before the newspaper went to print. इसका मतलब रिपोर्टर ने अपनी स्टोरी बिल्कुल लास्ट मिनट पर सबमिट की, ठीक उस A fate worse than death. अगर हम इसके एक एक लफ्ज पर गौर करें तो इसका मतलब निकलता है एक ऐसी तकदीर, एक ऐसी किस्मत जो मरने से भी ज्यादा भयानक हो। सुनने में ये बेहद गंभीर और ड्रामेटिक लगता है ना, जैसे किसी फिल्म का डायलॉग हो, लेकिन इसका रोजमर्रा का इस्तेमाल इतना संगीन नहीं होता। असल में ये एक लिटरेरी डिवाइस है जिसे हाइपरबोली कहते हैं, यानी किसी बात को असर पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश करना। तो जब कोई कहता है कि कोई चीज अ फेट वर्स देन डेथ है, तो उनका मतलब ये नहीं होता कि वो सच में मरने को तैयार हैं। उनका मतलब बस ये होता है कि वो परिस्थिति उनके लिए बेहद नापसंदीदा, अजीब या असहनीय है। ये एक तरह से थोड़ा ह्यूमर या फ्रस्ट्रेशन के साथ अपनी नापसंदगी जाहिर करने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मी गिविंग अ स्पीच इन फ्रंट ऑफ 500 पीपल इज अ फेट वर्स देन डेथ। यहाँ मतलब साफ है कि ये उनके लिए एक बहुत ही मुश्किल और अनकंफर्टेबल काम है। वोट विद वंस फीट, इसका सीधा साधा लफ्जी मतलब है अपने पैरों से चलकर फिजिकली किसी जगह से दूर चले जाना, लेकिन इसका जो असली यानी फिगरेटिव मतलब है वो इससे कहीं ज्यादा गहरा और पावरफुल है। ये मुहावरा एक शांत लेकिन बहुत प्रभावशाली विरोध का तरीका है। जब लोग किसी चीज से नाखुश होते हैं, चाहे वो किसी कंपनी की पॉलिसीज हो, किसी सर्विस की क्वालिटी हो या सरकार का कोई फैसला, और बोलकर अपनी बात नहीं कहना चाहते, तो वो उस जगह प्रोडक्ट या सर्विस को छोड़कर अपनी असहमति जताते हैं। उनका ये एक्शन ही उनका वोट बन जाता है, एक ऐसा वोट जो शब्दों से नहीं बल्कि उनके कदमों से दिया गया है। ये उनकी नापसंदगी का सबसे बड़ा सबूत होता है। फॉर इंस्टेंस, when the restaurant's quality declined, long-time customers started voting with their feet and went to the new place across the street. उनके जाने से उस रेस्टोरेंट को बिना कुछ कहे ही उनकी नापसंदगी का एक साफ संदेश मिल गया। To deceit, ये एक फ्रेंच फ्रेज है जो अब इंग्लिश भाषा का एक आम हिस्सा बन चुका है। इसका मतलब है तुरंत या फौरन। इस खास फ्रेज की एक बात है कि इसके लिटरल और फिगरेटिव मतलब में ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों ही अर्जेंसी यानी किसी काम को फौरी तौर पर करने की जरूरत पर जोर देते हैं। जब आप चाहते हैं कि कोई काम बिना एक पल की भी देरी के किया जाए, तब इस फ्रेज का इस्तेमाल होता है। इसकी टोन अक्सर एक कमांड यानी एक आदेश जैसी होती है जो हालात की गंभीरता को दिखाती है। आमतौर पर इमीडिएटली कहने से ज्यादा टू द स्वीट कहने में एक अलग वजन और फौरीपन का एहसास होता है। जैसे एक मेडिकल इमरजेंसी में The patient needs to be taken to the operating room to the suite. यहाँ इसका मतलब है कि पेशेंट को फौरन मेडिकल हेल्प की जरूरत है और इसमें बिल्कुल भी देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। Tide someone over. इस मुहावरे के पीछे की कल्पना, जो इमेज है, वो बहुत खूबसूरत है। तस्वुर कीजिए कि एक जहाज तूफान में फंस गया है और समंदर का ज्वार यानी टाइड उसे सहारा देकर तब तक बचाए रखता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। बिल्कुल इसी तरह इसका असली मतलब है किसी को उसके मुश्किल दौर में थोड़ी वक्ती यानी टेम्पररी मदद देना ताकि वो उस समय से निकल सके। ये मदद अक्सर पैसों से जुड़ी होती है, लेकिन जरूरी नहीं। ये एक ऐसी मदद है जो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बल्कि एक टेम्पररी सहारा है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि सामने वाले को थोड़ी राहत मिल जाए जब तक उसके हालात बेहतर ना हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट गेट पेड अंटिल फ्राइडे, सो कुड यू लेंड मी सम कैश टू टाइड मी ओवर अंटिल देन? Have a whale of a time. ये एक बहुत ही मजेदार मुहावरा है। इसका शाब्दिक अर्थ यानी एक व्हेल के साथ समय बिताना इतना अजीब है कि इसे कोई इस्तेमाल ही नहीं करता, और शायद यही इसकी पॉपुलैरिटी का एक कारण है। असल में इसका मतलब है बेहद मजा करना या जबरदस्त एंजॉय करना। यहाँ व्हेल शब्द का इस्तेमाल बहुत बड़ा या बहुत ज्यादा के सेंस में किया गया है। तो अ व्हेल ऑफ अ टाइम का मतलब हुआ बहुत सारा बहुत बड़ा फन। ये मुहावरा आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको ये बताना हो कि कोई एक्सपीरियंस बेहद शानदार, यादगार और मजेदार था। ये हैविंग फन से एक कदम आगे है। ये एक्सट्रीम एंजॉयमेंट को एक्सप्रेस करता है। फॉर इंस्टेंस, वी वेंट टू द थीम पार्क yesterday and had a whale of a time on the roller coaster under the weather. अगर इसका लिटरल मतलब देखें तो तस्वीर में बिल्कुल साफ है, कोई इंसान है जो खराब मौसम के ठीक नीचे है। लेकिन इसका असली यानी फिगरेटिव मतलब इससे काफी अलग है। जब कोई कहता है आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, तो उनका कहने का मतलब ये होता है कि उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है या वो थोड़ा बीमार महसूस कर रहे हैं।
इसका ओरिजिन बड़ा ही दिलचस्प है। ये इडियम पुराने जमाने के समुद्री सफर से जुड़ा हुआ है। जब बड़े बड़े जहाज़ों पर कोई सेलर बीमार पड़ जाता था तो उसे आराम करने के लिए डेक के नीचे भेज दिया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि वो तूफानी मौसम, तेज हवा और बारिश से बच सके, यानी वो अंडर द वेदर डेक चला जाता था। धीरे धीरे ये फ्रेज ही हल्की बीमारी या तबीयत ठीक ना होने का एक आम तरीका बन गया। विन बाय अ नोज, ये इडियम सीधे घुड़दौड़ के मैदान से आया है। इमेजिन कीजिए, एक रेस इतनी ज्यादा क्लोज है कि जीतने वाला घोड़ा दूसरे से सिर्फ अपनी नाक की लंबाई से आगे है। फोटो फिनिश में भी बस इतना ही फर्क दिखता है। इसका लिटरल मीनिंग ही इसके फिगरेटिव मतलब को जन्म देता है। हम इस फ्रेज का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई जीत, फिर चाहे वो खेल में हो, बिजनेस डील में या चुनाव में, बहुत ही कम फर्क से हासिल की गई हो। एक बाल बराबर का मार्जिन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इलेक्शन का रिजल्ट बहुत क्लोज हो तो उसे ऐसे बयान किया जा सकता है, द कैंडिडेट वन द इलेक्शन बाय अ नोज। इसका मतलब साफ है कि जीत और हार के बीच का अंतराल ना के बराबर था। थ्रो अ कर्व बॉल। इस ईडियम की शुरुआत हुई बेसबॉल के खेल से। बेसबॉल में एक कर्व बॉल एक ऐसी स्पेशल पिच होती है जो अचानक हवा में अपना रास्ता बदल लेती है। बैटर एक सीधी बॉल एक्सपेक्ट कर रहा होता है, लेकिन बॉल उस तक पहुंचने से पहले ही घूम जाती है। नेचुरली इससे बैटर चकित हो जाता है और उसके लिए बॉल को हिट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी में थ्रोइंग अ कर्व बॉल का मतलब है किसी के सामने एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन या मुश्किल लाना जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार ना हो। मान लीजिए सब कुछ एक प्लान के हिसाब से चल रहा है और अचानक कुछ ऐसा हो जाए जो सब कुछ गड़बड़ा दे। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोजेक्ट वॉज गोइंग स्मूथली बट द क्लाइंट्स न्यू डिमांड्स थ्रू अ कर्व बॉल। पॉज फॉर 1-2 seconds। ट्रिप द लाइट फैंटास्टिक। ये एक बेहद खूबसूरत और पोएटिक फ्रेज है। इसकी लिटरल इमेज कितनी सुंदर है, जैसे कोई रोशनी पर हल्के हल्के कदमों से चल रहा हो। असल में यह फ्रेज 17वीं सेंचुरी के महान कवि जॉन मिल्टन की एक कविता ल अलेग्रो से लिया गया है। वक्त के साथ इस खूबसूरत लाइन का आखिरी हिस्सा यानी द लाइट फैंटास्टिक डांस का ही एक दूसरा नाम बन गया। आज इसका मतलब है बहुत ही ग्रेसफुली और बेहतरीन तरीके से डांस करना। ऐसे डांस करना जैसे डांसर्स के पैर जमीन को छू ही ना रहे हों। तो अगर कोई कपल शानदार डांस कर रहा हो तो उनके लिए कहा जा सकता है, द कपल स्पेंड द इवनिंग ट्रिपिंग द लाइट फैंटास्टिक ऑन द डांस फ्लोर। अ बिटर पिल टू swallow। इसका लिटरल मीनिंग हम सब अनुभव कर चुके हैं। एक कड़वी दवाई निगलना, जो कि एक बहुत ही अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है, और यही अनुभव इसके फिगरेटिव मीनिंग को पावर देता है। ये इडियम एक ऐसी कठोर सच्चाई या अनचाही परिस्थिति के लिए इस्तेमाल होता है जिसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो पर जरूरी भी हो। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे मानना ही पड़ता है, भले ही वो कितनी भी कड़वी क्यों ना लगे। जैसे हार को एक्सेप्ट करना किसी भी टीम के लिए हमेशा मुश्किल होता है, पर आगे बढ़ने के लिए उसे ये सच्चाई स्वीकार करनी ही पड़ती है। लूजिंग द फाइनल मैच वॉज अ बिटर पिल टू swallow फॉर द एंटायर टीम। अंडर द वेदर, ये एक बहुत ही कॉमन और आसान तरीका है ये कहने का कि किसी की तबीयत ठीक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई बहुत ज्यादा बीमार है, बल्कि इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई हल्का सा बीमार महसूस कर रहा हो, थोड़ी थकान लग रही हो या बस थोड़ा सा लो फील कर रहा हो। ये आप जानते हैं एक जनरल स्टेटमेंट की तरह है जिसे बीमारी की पूरी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए कोई दोस्त पार्टी के लिए बुला रहा है तो कहा जा सकता है, सॉरी आई कांट मेक इट टुनाइट, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। इससे सामने वाले को समझ आ जाता है कि आप आराम करना चाहते हैं। या ऑफिस के कॉन्टेक्स्ट में, ही डिडंट कम इन टुडे, ही इज अंडर द वेदर। अब अगर इसके शाब्दिक यानी लिटरल मीनिंग पर ध्यान दें तो इसका मतलब है मौसम के नीचे होना। एक ऐसी कल्पना कीजिए कि किसी के ठीक ऊपर एक काला बादल है और बारिश सिर्फ उसी पर हो रही है। यह थोड़ा अजीब है ना? लेकिन जब हम इस ईडियम को इस्तेमाल करते हैं तो हम बाहर के मौसम की नहीं बल्कि अपने अंदर के मौसम की बात कर रहे होते हैं। जैसे बारिश का दिन थोड़ा सा ग्लूमी और उदास सा होता है, बिल्कुल वैसे ही जब तबीयत खराब होती है या मूड ऑफ होता है तो हम अंदर से वैसा ही ग्लूमी फील करते हैं। तो ये फ्रेज उस अंदरूनी एहसास को, उस हल्की बीमारी या उदासी को मौसम की एक तस्वीर देकर एक्सप्रेस करता है। विन बाय अ नोज, इस मुहावरे का इस्तेमाल तब होता है जब कोई जीत बहुत ही कम फर्क से हासिल की जाती है। एक ऐसी जीत जिसमें हारने और जीतने वाले के बीच का अंतर इतना कम हो कि आखिरी पल तक सस्पेंस बना रहे। ये किसी भी तरह के कंपटीशन में इस्तेमाल हो सकता है जहां पर रिजल्ट बेहद क्लोज हो। सोच लीजिए 2 रनर्स रेस कर रहे हैं और फिनिश लाइन पर उनके बीच बस 1 इंच का फासला है, या किसी इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स के बीच वोट्स का फर्क बहुत ही मामूली हो।
ऐसी सिचुएशंस के लिए ये ईडियम बिल्कुल परफेक्ट है। फॉर इंस्टेंस, इट वॉज अ टफ मैच बट आवर टीम वॉन द चैंपियनशिप बाय अ नोज इन द फाइनल सेकेंड्स। ये फ्रेज सीधे हॉर्स रेसिंग की दुनिया से आया है, जहां रेसेस अक्सर इतनी क्लोज होती हैं। इसका लिटरल ओरिजिन वही से है। एक रेस इतनी टाइट है कि जीतने वाला घोड़ा दूसरे से सिर्फ अपनी नाक की लंबाई जितना ही आगे है। ऐसे फिनिश को जज करने के लिए अक्सर फोटो फिनिश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, और ये इमेज इतनी पावरफुल थी कि इसने रेस ट्रैक से निकलकर हमारी रोजमर्रा की जबान में अपनी जगह बना ली। अब हम इसे किसी भी ऐसी सिचुएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं जहां जीत का मार्जिन ना के बराबर हो। मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स के बीच हमेशा कंपटीशन रहता हो और फाइनल एग्जाम में एक स्टूडेंट दूसरे से सिर्फ आधे नंबर से आगे निकल जाए। ये भी विनिंग बाय अ नोज ही कहलाएगा। थ्रो अ कर्व बॉल, इसका मतलब है किसी को अचानक से एक ऐसी मुश्किल या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में डाल देना जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार ना हो। ये सिर्फ एक सरप्राइज नहीं है, बल्कि एक ऐसा सरप्राइज है जो आपके सारे प्लान्स को डिस्टर्ब कर देता है और आपको फौरन अपना कोर्स ऑफ एक्शन बदलने पर मजबूर कर देता है। सोच लीजिए, सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा है और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे पूरी गेम ही पलट जाती है। फॉर इंस्टेंस, द प्रोजेक्ट वॉज गोइंग स्मूथली बट द क्लाइंट थ्रू अ कर्व बॉल विथ न्यू रिक्वायरमेंट्स एट द लास्ट मिनट। या फिर वी वर ऑल सेट टू गो ऑन वेकेशन बट अ फैमिली इमरजेंसी थ्रू अ कर्व बॉल इनटू आवर प्लान्स। इसका ओरिजिन, जैसा कि आप देख सकते हैं, बेसबॉल के खेल से है। बेसबॉल में कर्व बॉल एक खास तरह की पिच होती है जिसमें पिचर बॉल को ऐसे फेंकता है कि वो हवा में अपना रास्ता बदल लेती है, यानी कर्व कर जाती है। इसका मकसद होता है बैटर को कंफ्यूज करना, ताकि वो बॉल की दिशा को ठीक से जज ना कर पाए और आउट हो जाए। और बिल्कुल इसी तरह जब लाइफ हमें एक कर्व बॉल फेंकती है तो वो भी एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम होती है जो हमें परेशान कर देती है। हम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं लेकिन सामने से कुछ और ही आ जाता है। जैसे एक मैनेजर का अपने एम्प्लॉय को अचानक एक बिल्कुल नया मुश्किल प्रोजेक्ट दे देना, ठीक उस वक्त जब वो दिन का काम खत्म कर चुका हो। ये एक परफेक्ट प्रोफेशनल कर्व बॉल है। ट्रिप द लाइट फैंटास्टिक, ये एक बहुत ही खूबसूरत और पोएटिक मुहावरा है। इसका मतलब है बहुत ही ग्रेसफुली और बेहतरीन तरीके से नाचना। ये आम बोलचाल में ज्यादा सुनने को नहीं मिलता। ये थोड़ा ओल्ड फैशन्ड और लिटरेरी माना जाता है। इसका इस्तेमाल अक्सर डांस की सुंदरता और उसकी कला को बयान करने के लिए किया जाता है। जब कोई इतनी खूबसूरती से नाचता है कि ऐसा लगे जैसे उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे बल्कि वो हवा में तैर रहे हैं, तब इस फ्रेज का इस्तेमाल होता है। For example, watching the ballet dancers on stage, they seemed to trip the light fantastic with every move. इसका शाब्दिक मतलब तो जैसे किसी फैंटेसी से निकला हुआ लगता है। रोशनी पर हल्के और सुंदर तरीके से कदम रखना। जरा इसकी कल्पना कीजिए कि कोई इतना हल्का और ग्रेसफुल है कि वो रोशनी की किरणों पर नाच सकता है। ये एक ऐसी इमेज है जो हकीकत में तो मुमकिन नहीं है, लेकिन है बहुत ही सुंदर। और इसी सुंदर कल्पना का इस्तेमाल एक असली और उतनी ही सुंदर चीज को बयां करने के लिए किया जाता है, ग्रेसफुल डांसिंग। जब हम एक कपल को बॉलरूम में एकदम परफेक्ट हार्मनी में वॉल्स करते देखते हैं, उनके मूवमेंट्स इतने स्मूथ और एफर्टलेस होते हैं, तो ये मुहावरा उस मंजर को कैप्चर करता है। ये उनके डांस को एक साधारण एक्ट से उठाकर एक जादुई अनुभव बना देता है। अ बिटर पिल टू स्वॉलो, ये मुहावरा एक ऐसी कठिन या अनप्लेजेंट सच्चाई के लिए इस्तेमाल होता है जिसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो। ये कोई ऐसी जानकारी या नतीजा है जो किसी को पसंद नहीं, लेकिन उसे मानना ही पड़ता है। इसमें एक इमोशनल दर्द, एक निराशा और मजबूरी का एहसास जुड़ा होता है। इसकी कड़वाहट इसके साथ आने वाले दुख से आती है, जैसे अपनी टीम को फाइनल मैच हारते हुए देखना या ये एक्सेप्ट करना कि प्रमोशन नहीं मिला। ये सब ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें अपनाना मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, लूजिंग द कंपनी ही हैड बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच वॉज अ बिटर पिल टू स्वॉलो फॉर हिम। एक कड़वी दवा निगलने के फिजिकल अनुभव के बारे में सोचिए। उसका टेस्ट खराब होता है, उसे निगलना मुश्किल लगता है और हम उसे लेना नहीं चाहते, लेकिन सेहत के लिए जरूरी होता है, इसलिए मजबूरी में लेते हैं। अब एक बुरी खबर या एक कठोर सच्चाई को स्वीकार करने का जो इमोशनल अनुभव है, वो बिल्कुल वैसा ही है। वो सच्चाई कड़वी होती है क्योंकि वो हमें दुख देती है, और उसे निगलना यानी एक्सेप्ट करना उतना ही मुश्किल होता है। एक रिजेक्शन लेटर पढ़ना जिसमें लिखा हो कि आप सिलेक्ट नहीं हुए, एक ऐसी ही बिटर पिल है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे इंसान मानना नहीं चाहता, लेकिन मानना पड़ता है। ये फ्रेज उस इमोशनल स्ट्रगल को बहुत ही सही तरीके से बयान The sound of leather on willow
इसका शाब्दिक अर्थ यानी कि इसका लिटरल मीनिंग बहुत ही सीधा और सरल है। ये उस खास आवाज की बात कर रहा है जो तब पैदा होती है जब चमड़े यानी लेदर से बनी क्रिकेट की गेंद विलो की लकड़ी से बने बल्ले से टकराती है। ये एक बहुत ही संवेदी, एक सेंसरी अनुभव है जिसे क्रिकेट प्रेमी तुरंत पहचान लेते हैं। लेकिन इस मुहावरे का असली मतलब इस आवाज से कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक है। समय के साथ ये आवाज सिर्फ एक ध्वनि नहीं रही, बल्कि ये पूरे क्रिकेट के खेल का ही एक प्रतीक बन गई है, एक सिंबल। तो जब कोई द साउंड ऑफ लेदर ऑन विलो कहता है तो वो सिर्फ गेंद और बल्ले के टकराने की बात नहीं कर रहा होता, बल्कि वो क्रिकेट के पूरे अनुभव, उसके माहौल, उस खेल से जुड़ी यादों और उसकी आत्मा की बात कर रहा होता है। ये गर्मी की दोपहर में खेले जाने वाले मैच, खिलाड़ियों के जुनून और दर्शकों के उत्साह को एक ही पंक्ति में समेट लेता है। यह क्रिकेट का जिक्र करने का एक बेहद काव्यात्मक और यादगार तरीका है। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। शाब्दिक तौर पर या लिटरली इसका मतलब है हरी आंखों वाला एक दैत्य, एक मॉन्स्टर, एक काल्पनिक जीव। लेकिन इसका असली लाक्षणिक मतलब जलन या ईर्ष्या, जिसे हम जेलसी कहते हैं, उस भावना से जुड़ा है। इस मुहावरे में जेलसी जैसी एक अमूर्त, एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग को एक दैत्य का रूप दिया गया है, उसका मानवीकरण या पर्सोनिफिकेशन किया गया है। ऐसा करने से उस भावना की तीव्रता और उसके खतरनाक स्वभाव का अंदाजा लगता है। इसकी जड़ें शेक्सपियर के मशहूर नाटक ओथेलो में मिलती हैं, जहां जेलसी को एक ऐसे मॉन्स्टर के रूप में बताया गया है जो अपने शिकार का ही मजाक उड़ाता है और उसे अंदर ही अंदर खा जाता है। तो जब हम कहते हैं कि किसी को ग्रीन आइड मॉन्स्टर ने जकड़ लिया है, तो इसका मतलब होता है कि वो इंसान जलन की भावना से बुरी तरह घिरा हुआ है, जो उसके विवेक पे, उसकी सोचने समझने की शक्ति पर हावी हो रही है। यह उस तीव्र और अक्सर विनाशकारी भावना को एक ठोस और डरावना रूप देने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। टच बेस विद समवन। इसका शाब्दिक अर्थ सीधे बेसबॉल के खेल से आता है। खेल में एक रनर को सुरक्षित रहने और आगे बढ़ने के लिए दौड़ते हुए बेस को छूना पड़ता है। ये संपर्क बहुत छोटा होता है, एक पल के लिए, लेकिन ये बहुत जरूरी और रणनीतिक होता है। और यही विचार इसके लाक्षणिक यानी फिगरेटिव मीनिंग की नींव है। जब हम अपनी बातचीत में कहते हैं लेट्स टच बेस, तो हमारा मतलब होता है कि चलो एक छोटी सी बातचीत कर लेते हैं, एक दूसरे को किसी प्रोजेक्ट या प्लान पर अपडेट दे देते हैं। जैसे खिलाड़ी बेस को बस एक पल के लिए छूता है, वैसे ही ये बातचीत भी अक्सर छोटी और टू द पॉइंट होती है। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये पक्का करना होता है कि टीम के सभी लोग एक ही पेज पर हैं और आगे बढ़ने से पहले सब कुछ ठीक है। ये अनौपचारिक और कुशल संचार यानी इनफॉर्मल और एफिशिएंट कम्युनिकेशन का एक बहुत लोकप्रिय तरीका बन गया है, खासकर प्रोफेशनल माहौल में। There's no such thing as a free lunch. इसका शाब्दिक अर्थ बिल्कुल सीधा है। दोपहर का भोजन यानी लंच कभी मुफ्त नहीं मिलता, उसकी कोई ना कोई कीमत जरूर होती है, चाहे वो पैसे हों या कुछ और। लेकिन इसका असली गहरा मतलब अर्थशास्त्र और जीवन दोनों के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। ये कहावत हमें अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को समझाती है कि दुनिया में कुछ भी सच में मुफ्त नहीं है। हर चीज की एक छिपी हुई लागत होती है, एक परिणाम होता है। अगर कोई चीज फ्री लग रही है तो भी उसके पीछे कोई शर्त, समय या प्रयास की लागत छिपी हो सकती है। ये हमें याद दिलाता है कि हर विकल्प के साथ एक लेन देन जुड़ा होता है, हर अवसर के साथ कोई ना कोई जिम्मेदारी आती है और हर तोहफे के पीछे अक्सर कोई ना कोई उम्मीद छिपी होती है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें कोई भी फैसला लेने से पहले उसके सभी पहलुओं पर सोचने के लिए कहता है। ट्रू ब्लू। इसका शाब्दिक अर्थ एक ऐसे गहरे शुद्ध नीले रंग से है जिसमें कोई और रंग मिला न हो, एक पक्का और स्थिर नीला रंग। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति एक खास तरह की नीली डाई से हुई है जो पक्की होती थी, यानी धोने पर फीकी नहीं पड़ती थी और अपना रंग बनाए रखती थी। इसी शुद्धता और स्थिरता के गुण को जब हम इंसानों के चरित्र के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये मुहावरा बनता है। किसी को ट्रू ब्लू दोस्त या समर्थक कहने का मतलब है कि वो इंसान पूरी तरह से वफादार, निष्ठावान और भरोसेमंद है। जैसे वो रंग पक्का है और हर परिस्थिति में खरा उतरता है, वैसे ही उस व्यक्ति की वफादारी और समर्थन भी हर मुश्किल में अटूट और सच्चा रहता है। ये किसी की अटूट निष्ठा और ईमानदारी को व्यक्त करने का एक बेहतरीन तरीका है। ऑन वन्स लास्ट लेग्स, ये फ्रेज असल में एक तस्वीर बनाता है जहन में।
इसका इस्तेमाल उस हालत को बयान करने के लिए होता है जब कोई चीज़ या कभी-कभी कोई इंसान अपनी शक्ति और अपनी काम करने की क्षमता के बिल्कुल आखिरी दौर में हो। जरा सोचिए, एक ऐसी मशीन जो सालों से चल रही है, अब उसकी आवाज़ अजीब हो गई है, वो बार बार बंद पड़ जाती है। या एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति जिन्होंने एक लंबा जीवन जिया है और अब थकान उन पर पूरी तरह हावी है। तो ये फ्रेज ऐसी ही स्थिति के लिए बना है, जब कोई चीज़ टूटने, बिगड़ने या पूरी तरह से खत्म होने के बहुत ही करीब हो। ये उसके अंत का, उसके फेलियर का एक साफ संकेत देता है। अब इसके दो पहलुओं को आराम से समझते हैं। पहला है इसका लिटरल यानी शाब्दिक अर्थ, स्टैंडिंग विद द फाइनल स्ट्रेंथ ऑफ वन्स लेग्स, मतलब अपने पैरों की बची खुची आखिरी ताकत पर खड़े होना। जैसे तस्वीर में ये थके हुए पैर दिख रहे हैं जिन्हें देखकर लग रहा है कि अब ये बस गिरने ही वाले हैं। लेकिन ज्यादातर इसका इस्तेमाल इसके फिगरेटिव मीनिंग के लिए होता है, जो इसका असली गहरा मतलब है, और वो है नियर कोलैप्स, एग्जॉशन और फेलियर, यानी पूरी तरह से थक जाना, खत्म होने की कगार पर होना। इसका दायरा सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, ये चीजों पर भी उतना ही लागू होता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, After running for 10 years, my old laptop is on its last legs. Till the cows come home. ये इडियम हमें एक शांत गांव के माहौल में ले जाता है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब हमें किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करनी हो जो बहुत बहुत ही लंबे समय तक चलने वाली है। इतना लंबा समय कि शायद उसका कोई अंत ही नजर ना आए, जैसे वो हमेशा चलती ही रहेगी। सोचिए एक ऐसी बहस के बारे में जो कभी खत्म ही नहीं होती, या एक ऐसा इंतजार जो अनंत लगने लगता है। इसमें एक ऐसी प्रक्रिया का, एक ऐसे प्रोसेस का एहसास छुपा है जो बस चलती ही जा रही है बिना किसी निश्चित अंजाम के। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या है? वेटिंग अंटिल काउज रिटर्न फ्रॉम द फील्ड्स। गांव में गायें सुबह चरने जाती हैं और शाम को बहुत धीरे धीरे अपनी ही रफ्तार से वापस आती है। उन्हें कोई जल्दी नहीं होती। ये एक बहुत ही धीमी और लंबी प्रक्रिया है, और इसी धीमेपन से इसका फिगरेटिव यानी असली मतलब निकलता है, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एक ऐसे समय के लिए जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा हो, अनिश्चित काल के लिए। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है, यू कैन आर्ग्यू टिल द काउज कम होम बट आई वोंट चेंज माई माइंड। फ्लाई ऑन द वॉल, ये एक बड़ा ही फैसिनेटिंग इडियम है। इसका इस्तेमाल उस इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए होता है जब कोई किसी ऐसी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन या मीटिंग को देखना और सुनना चाहता है जहां उनका होना शायद ठीक ना हो। एक बंद कमरे में एक बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है और कोई सोच रहा है कि काश वो वहां अदृश्य होकर एक छोटी सी मक्खी की तरह दीवार पर बैठकर सब कुछ सुन पाता, सब कुछ देख पाता और किसी को पता भी न चलता। ये उत्सुकता, क्यूरियोसिटी और थोड़ी सी जासूसी की भावना को दिखाता है। इसके दोनों मीनिंग्स में एक गहरा कनेक्शन है। देखिए, इसका लिटरल मीनिंग है अ फ्लाई सिटिंग अननोटिस्ड ऑन अ वॉल ऑब्जर्विंग, यानी दीवार पर बैठी एक मक्खी जिसे कोई नोटिस नहीं करता लेकिन वो सब कुछ देख और सुन सकती है। और ठीक इसी से इसका फिगरेटिव यानी असली मतलब बनता है, एन अननोटिस्ड ऑब्जर्वर, एक ऐसा गुमनाम साक्षी जिसकी मौजूदगी का किसी को एहसास तक ना हो, जो वहां होते हुए भी ना होने के बराबर है लेकिन सारी जानकारी हासिल कर रहा है। ये इडियम अक्सर इस तरह से इस्तेमाल होता है, आई वुड लव टू बी अ फ्लाई ऑन द वॉल ड्यूरिंग दैट इम्पॉर्टेंट मीटिंग। विथ टंग इन चीक, ये फ्रेज एक बहुत ही सूक्ष्म यानी सटल तरह के ह्यूमर को डिस्क्राइब करता है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई बात कही तो बड़े गंभीर, सीरियस अंदाज में जाती है, लेकिन कहने वाले का असली इरादा मजाक या व्यंग यानी आयरनी का होता है। सुनने वाले को एक पल के लिए लग सकता है कि बात बिल्कुल सच्ची है, लेकिन असल में उसके पीछे एक शरारत, एक हल्की सी मुस्कान छिपी होती है। ये सीधा सीधा जोक नहीं है, बल्कि गंभीरता के पर्दे में किया गया एक मजाक है। इसका लिटरल मीनिंग एक पुराने फिजिकल जेस्चर से आता है, प्रेसिंग द टंग अगेंस्ट द चीक व्हाइल स्पीकिंग जोकिंगली। पुराने समय में ये एक इशारा हुआ करता था जिससे सामने वाले को ये समझाया जाता था कि कही जा रही बात को सीरियसली ना लिया जाए। और इसका फिगरेटिव यानी असली मतलब है सेइंग समथिंग ह्यूमरसली व्हाइल प्रिटेंडिंग सीरियसनेस, यानी एक गंभीर चेहरा बनाकर कोई ऐसी बात कहना जो असल में मजाक है। ये एक हाई लेवल का ह्यूमर है जिसे समझने के लिए थोड़ी समझदारी चाहिए। फॉर इंस्टेंस, इसका एक उम्दा प्रयोग है, ही सेड ही वॉज द बेस्ट प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड बट ही सेड इट विद हिज टंग इन हिज चीक। अनचार्टेड वाटर्स, ये टर्म सुनते ही एक अनजान सफर का एहसास होता है। इसका इस्तेमाल एक ऐसी सिचुएशन के लिए होता है जो बिल्कुल नई हो, अनजान हो, और इसलिए उसमें जोखिम भी हो सकता है। अनचार्टेड का मतलब ही है जिसका कोई मैप, कोई नक्शा न बना हो।
तो ये उन अनुभवों या चुनौतियों के बारे में है जिनका सामना पहले कभी नहीं किया गया। जब कोई कंपनी, कोई व्यक्ति या कोई देश किसी ऐसे क्षेत्र में कदम रखता है जिसका उसे कोई पुराना अनुभव ना हो, कोई रोडमैप ना हो, तब ये कहा जाता है कि वो अनचार्टेड वाटर्स में प्रवेश कर रहा है। इसका लिटरल मीनिंग नाविकों की दुनिया से आता है। सीज नॉट मार्क्ड ऑन मैप्स। जरा सोचिए उन पुराने समय के नाविकों के बारे में जो ऐसे समुद्रों में निकल पड़ते थे जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जहां अनजान खतरे छुपे हो सकते थे। ये एक बहुत ही अनिश्चित और खतरनाक यात्रा मानी जाती थी। इसी से इसका फिगरेटिव यानी असली मतलब बना है, अनफेमिलियर और रिस्की सिचुएशन। कोई भी ऐसी चुनौती जिसका अंजाम, जिसका परिणाम पहले से पता ना हो, जहां हर कदम अनजान हो। इसका एक बेहतरीन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल है। बाय लॉन्चिंग दिस न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट, द कंपनी इज एंटरिंग अनचार्टेड वाटर्स। अ टेम्पेस्ट इन अ टीपॉट। ये इडियम ऐसी सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है जहां कोई इंसान एक बहुत ही छोटी सी, ऑलमोस्ट ना के बराबर प्रॉब्लम पर जरूरत से ज्यादा गुस्सा, चिंता या हंगामा कर रहा हो। बेसिकली जब एक मामूली सी बात को बहुत बड़ा बना दिया जाता है। ये उन लम्हों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जब एक छोटी सी अनबन एक बड़े झगड़े की शक्ल ले लेती है। इसका लिटरल यानी शाब्दिक अर्थ है एक चाय की केतली के अंदर तूफान। अब सोचिए, एक इतनी सी टी पॉट के अंदर एक पूरा तूफान। ये कल्पना ही कितनी अजीब और असंभव सी लगती है ना? और इसकी यही अजीब कल्पना इसके असली मतलब को समझाती है। एक छोटी सी इनसिग्निफिकेंट बात पर एक बड़ा ड्रामेटिक रिएक्शन देना। मान लीजिए ऑफिस में प्रिंटर जैम हो गया और उस पर कोई पूरा दिन परेशान है। उस सिचुएशन को हम कह सकते हैं अ टेम्पेस्ट इन ए टी पॉट। कास्ट द फर्स्ट स्टोन। ये इडियम आप समझिए कि एक गंभीर चेतावनी है, एक तरह की वार्निंग। ये कहता है कि दूसरों को जज या क्रिटिसाइज करने से पहले हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, खासतौर पर तब जब हम जानते हैं कि हम खुद भी गलतियों से परे नहीं हैं। इससे अक्सर तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई किसी के कैरेक्टर या उनके फैसलों पर सवाल उठा रहा हो। इसका लिटरल मीनिंग है किसी पर पहला पत्थर फेंकना, जो एक फिजिकल एक्ट है, एक हमला है। लेकिन इसका असली गहरा मतलब इससे कहीं ज्यादा सीरियस है, किसी की आलोचना या निंदा करने वाला पहला इंसान बनना। ये इडियम हमें याद दिलाता है कि किसी और को गलत ठहराने की जल्दी करने से पहले हमें खुद की कमियों पर भी गौर करना चाहिए। ये उस पहले इंसान के लिए है जो ब्लेम गेम की शुरुआत करता है। वेट बिहाइंड द ईयर्स। अच्छा, ये इडियम उस इंसान के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी काम या सिचुएशन में बिल्कुल नया हो, जिसके पास एक्सपीरियंस की कमी है, जो थोड़ा नादान है। अक्सर ये यंग लोगों या किसी प्रोफेशन में नए आए लोगों के लिए यूज होता है जो अभी भी चीजें सीख रहे हैं और दुनिया के तौर तरीकों से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। इसका ओरिजिन काफी इंटरेस्टिंग है। इसका लिटरल मीनिंग है किसी नवजात जानवर के कानों के पीछे की नमी। फार्म एनिमल जब पैदा होते हैं तो उनके कानों के पीछे का हिस्सा आखिर में सूखता है, तो ये जो गीलापन है ये उनके बिल्कुल नए होने का एक साइन है। और इसका फिगरेटिव मतलब भी ठीक यहीं से आता है, इनएक्सपीरियंस्ड या इमेच्योर। जैसे एक नवजात जानवर अभी दुनिया के लिए नया है, बिल्कुल वैसे ही एक वेट बिहाइंड द ईयर्स पर्सन भी किसी फील्ड में नया और अनुभवीहीन होता है। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। ये इडियम उस इंसान को डिस्क्राइब करता है जो एक ही वक्त पर बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज या बिजनेसेस में शामिल हो। कभी कभी इसका मतलब पॉजिटिव हो सकता है कि कोई इंसान बहुत वर्सेटाइल है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अक्सर इसका मतलब थोड़ा नेगेटिव होता है कि कोई हर मामले में बेवजह दखल देता है, भले ही वो उनका काम ना हो। देखिए, इसका लिटरल मीनिंग तो काफी फनी है, बहुत सारे पायेज में अपनी उंगली डालना, लेकिन इसका असली मतलब है बहुत सारी गतिविधियों या मामलों में शामिल होना। ये उस इंसान के लिए यूज होता है जो हर जगह मौजूद रहता है और एक साथ कई काम मैनेज करने की कोशिश करता है। एक ऐसा मल्टीटास्कर जो शायद हर चीज में थोड़ा जरूरत से ज्यादा ही इन्वॉल्व रहता है। अंडर द वायर। इस इडियम का मतलब है किसी काम को बिल्कुल आखिरी पल में पूरा करना, जस्ट डेडलाइन से पहले। एक आसान सा एग्जाम्पल है, अगर कोई असाइनमेंट रात 12 बजे सबमिट करना है और वो 11:59 पर सबमिट होता है, तो इसका मतलब वो अंडर द वायर सबमिट हुआ है। ये उस सिचुएशन को बताता है जब बस किसी तरह आखिरी पल में काम हो पाता है। इसका कनेक्शन हॉर्स रेसिंग यानी घुड़दौड़ से है। इसका लिटरल मीनिंग है
घोड़ों की दौड़ में फिनिश लाइन के तार को ठीक समय पर पार करना। पुराने जमाने में रेस की फिनिश लाइन पर एक तार बंधा होता था और जो घोड़ा उसे पार करता था वो जीत जाता था। इसी से इसका फिगरेटिव मतलब बना है किसी काम को बिल्कुल आखिरी संभाव्य क्षण में करना। तो जैसे घोड़ा आखिरी सेकंड में वो तार पार करके रेस जीतता है, वैसे ही कोई इंसान आखिरी सेकंड में अपना काम पूरा करता है। अ फाइटिंग चांस। अच्छा, सोचिए एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जहां सब कुछ आपके अगेंस्ट है, जीतने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर लगती है। ऐसी ही मुश्किल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी लगने वाली सिचुएशंस के लिए ये फ्रेज यूज होता है। अ फाइटिंग चांस का मतलब है कि हार ऑलमोस्ट तय लगने के बावजूद सक्सेस की एक छोटी सी लेकिन रियल पॉसिबिलिटी अभी भी जिंदा है। ये अंधेरे में उम्मीद की एक हल्की सी किरण की तरह है जो बताती है कि गिव अप करने का टाइम अभी नहीं आया है। तो अगर हम इसके लिटरल यानी शाब्दिक मतलब को देखें तो वो बिल्कुल सीधा है। अ चांस टू फाइट एंड पॉसिबली विन, मतलब एक मौका लड़ने का और शायद जीतने का, एक फिजिकल फाइट की इमेज बनती है। लेकिन इसका जो असली फिगरेटिव मतलब है वो इससे कहीं ज्यादा ब्रॉड है। इसका मतलब है अ स्मॉल बट रियलिस्टिक चांस ऑफ सक्सेस। यह सिर्फ एक बॉक्सिंग रिंग या जंग के मैदान तक लिमिटेड नहीं है। ये एक टफ एग्जाम हो सकता है, कोई नया बिजनेस या कोई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। बेसिकली कोई भी ऐसी चैलेंज जहां जीतने के चांसेस कम हैं पर पूरी तरह खत्म नहीं हुए। जरा इस एग्जाम्पल को देखिए। Despite being the underdog, the team still has a fighting chance to win the championship. यहाँ अंडरडॉग होने के बाद भी जीत की एक उम्मीद अभी बाकी है। Wear out one's welcome। ये एडियम एक ऐसी सोशल सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है जिसे शायद हम सब ने कभी ना कभी जरूर महसूस किया है। इमेजिन कीजिए कोई मेहमान आपके घर आता है और आप उनका बहुत गर्माजोशी से स्वागत करते हैं, लेकिन दिन हफ्तों में बदल जाते हैं और धीरे धीरे वो पहले दिन वाली गर्माजोशी कम होने लगती है। होस्ट थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगता है। बस इसी सिचुएशन को जब एक मेहमान इतना लंबा रुक जाए कि उनका स्वागत बेअसर हो जाए, उसे कहते हैं वेयरिंग आउट वन्स वेलकम। इसका लिटरल मीनिंग देखें तो वो किसी चीज के फिजिकल वेयर एंड टेयर से जुड़ा है, जैसे कोई कपड़ा या जूता बार बार इस्तेमाल करने से घिस जाता है, यानी वेयर आउट हो जाता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम एहसासों पर, फीलिंग्स पर अप्लाई करते हैं तो इसका फिगरेटिव मतलब किसी चीज के घिसने का नहीं, बल्कि स्वागत की जो फीलिंग है उसके खत्म होने का है, यानी स्टेइंग टू लॉन्ग एज अ गेस्ट। जब आप इतना लंबा रुकते हैं कि होस्ट की खुशी और पेशेंस दोनों ही वेयर आउट हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल इसे बिल्कुल साफ कर देता है। He stayed for 3 weeks, and by the final days, he had clearly worn out his welcome. Tied to someone's apron strings. ये फ्रेज एक ऐसी इमेज क्रिएट करता है जहां एक व्यक्ति जो अब बच्चा नहीं है, अभी भी किसी और से, आमतौर पर एक पेरेंट से, एक इनविजिबल डोरी से बंधा हुआ है। ये उनकी जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंसी को दिखाता है। ऐसे लोग अपने डिसीजंस खुद लेने में मुश्किल महसूस करते हैं और हमेशा उस दूसरे इंसान के कंट्रोल या इन्फ्लुएंस में रहते हैं। उनकी आज़ादी, उनकी इंडिपेंडेंस सीमित हो जाती है, जैसे वो उनकी एप्रन स्ट्रिंग से बंधे हुए हों। इसका जो लिटरल ओरिजिन है वो एक बहुत ही मासूम सी इमेज से आता है। अ चाइल्ड होल्डिंग द एप्रन स्ट्रिंग्स ऑफ अ पेरेंट। एक छोटा बच्चा सेफ्टी के लिए अपनी माँ का एप्रन पकड़कर चलता है। लेकिन जब यही इमेज एक अडल्ट पर अप्लाई होती है तो इसका फिगरेटिव मतलब काफी गहरा और सीरियस हो जाता है। ये बन जाता है बीइंग ओवरली डिपेंडेंट ऑन समवन। ये फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो सकती है या इमोशनल, जो उस इंसान को सेल्फ रिलायंट बनने से रोकती है। इस एग्जाम्पल से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। At 30 years old, he is still tied to his mother's apron strings and cannot make his own decisions. Cross one's palm with silver। ये एक थोड़ा ओल्ड फैशन्ड और ड्रामेटिक तरीका है किसी को पैसे देने के बारे में बात करने का। इसमें ना एक गुप्त लेन देन, एक सीक्रेट ट्रांजैक्शन का एहसास है। आमतौर पर ये तब यूज होता है जब पैसा छुपके से दिया जा रहा हो, किसी फेवर के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए या रूल्स को बेंड करवा के अपना काम करवाने के लिए। तो आसान शब्दों में कहें तो ये ब्राइब यानी रिश्वत देने का एक थोड़ा पोएटिक तरीका है। इसका लिटरल ओरिजिन काफी दिलचस्प है। प्लेसिंग सिल्वर कॉइन्स इनटू समवन्स पाम। पुराने समय में जो फॉर्च्यून टेलर्स होते थे वो अपना हाथ आगे करके कहते थे क्रॉस माई पाम विद सिल्वर, ताकि वो आपका भविष्य बता सकें। लेकिन वक्त के साथ इसका मतलब बदल गया। आज इसका फिगरेटिव मतलब है गिविंग अ ब्राइब। ये एक इल्लीगल या अनैतिक लेनदेन की तरफ इशारा करता है जहां पैसा देकर काम निकाला जाता है। ये एग्जाम्पल इसका मॉडर्न यूज दिखाता है। टू गेट द डॉक्यूमेंट्स अर्ली, ही हैड टू क्रॉस द क्लर्क्स पाम विद सिल्वर।
विद नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। ये फ्रेज सुनते ही एक सेंस ऑफ फ्रीडम, एक आज़ादी की फीलिंग आती है। इसका इस्तेमाल एक ऐसे तोहफे, ऑफर या डील के लिए होता है जो पूरी तरह से शर्त मुक्त हो। जब कोई चीज़ विद नो स्ट्रिंग्स अटैच दी जाती है तो इसका मतलब है कि बदले में आपसे कुछ भी नहीं मांगा जाएगा, कोई हिडन कंडीशंस नहीं, कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस नहीं। ये एक जेन्युइन अनकंडीशनल ऑफर है। इसका लिटरल मीनिंग बिल्कुल वैसा है जैसा सुनने में लगता है, समथिंग विदाउट स्ट्रिंग्स टाइड टू इट। मतलब एक ऐसी चीज जिससे कोई धागा या रस्सी बंधी ना हो। सिंपल। लेकिन इसका जो फिगरेटिव मतलब है वो बहुत गहरा और पावरफुल है। ये आज़ादी का सिंबल है। इसका मतलब है ऑफर्ड फ्रीली विदाउट कंडीशंस। ये फ्यूचर के किसी भी बंधन या जिम्मेदारी से पूरी तरह फ्री है। ये क्लियर करता है कि आपको बदले में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इस आखिरी एग्जाम्पल में, द स्कॉलरशिप वॉज अ जेन्युइन गिफ्ट विद नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। वेटिंग इन द विंग्स, ये फ्रेज उस खास लम्हे को बयान करता है जब कोई पूरी तरह से तैयार हो, काबिल हो और एक बड़े मौके का इंतजार कर रहा हो। ये सिर्फ इंतजार करना नहीं है, ये एक एक्टिव रेडीनेस है। मतलब उनके पास जरूरी स्किल्स हैं, अनुभव है और वो बस उस एक इशारे का, उस एक मौके का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें सेंटर स्टेज पर ले आएगा। सोच कर देखिए एक बैकअप क्वार्टरबैक के बारे में जो हर दिन हर पल प्रैक्टिस करता है, या एक वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो कंपनी को अंदर बाहर से जानता है। वो तैयार हैं, उन्हें यह एहसास है कि उनका वक्त आएगा और जब आएगा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। इसमें सब्र और तैयारी का एक खूबसूरत बैलेंस दिखता है। इसका जो लिटरल ओरिजिन है वो आता है थिएटर से। स्टेज के दोनों तरफ जो छिपी हुई जगह होती है उसे विंग्स कहते हैं। यहाँ एक्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से ठीक पहले अपनी क्यू का, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। मगर इसका फिगरेटिव यानी असल मतलब हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में नजर आता है। जैसे एक हुनरमंद जूनियर एग्जीक्यूटिव है जो अपने काम में माहिर है, हर डेडलाइन पूरी करता है और अब उसके बॉस की पोजीशन खाली हो गई है, तो वो एग्जीक्यूटिव वेटिंग इन द विंग्स है। वो उस प्रमोशन के लिए ना सिर्फ उम्मीद कर रहा है बल्कि पूरी तरह से काबिल और तैयार है उस बड़ी जिम्मेदारी को संभालने के लिए। ये उनकी स्ट्रेटेजिक रेडीनेस को दिखाता है। अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, ये ईडियम एक ऐसे इंसान को पहचानने के लिए है जो बाहर से बेहद दोस्ताना, भोले भाले या मददगार लगते हैं, लेकिन उनके इरादे धोखे भरे और खतरनाक होते हैं। वो अपने असली मकसद को एक मासूमियत के पर्दे के पीछे छुपाते हैं। इस ईडियम को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि लोगों के बर्ताव और उनके शब्दों के पीछे की असलियत को परखना कितना अहम है। ये एक तरह की चेतावनी है कि हर चीज वैसी नहीं होती जैसी वो ऊपर से दिखती है और भरोसा करने से पहले हमेशा सावधान रहना चाहिए। इसका लिटरल मतलब तो बिल्कुल साफ है। एक भेड़िया जो भेड़ की खाल ओढ़कर भेड़ों के झुंड में शामिल हो जाता है ताकि वो उन्हें धोखा दे सके। लेकिन इसका जो फिगरेटिव मतलब है वो हमारी जिंदगी के तजुर्बों से जुड़ता है। एक तरफ एक व्यक्ति मुस्कुराकर एक हाथ से तोहफा दे रहा है, एक अच्छा दोस्त या सहयोगी होने का दिखावा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसने एक कैंची छिपा रखी है, शायद पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने के लिए। ये उस धोखे और विश्वासघात का प्रतीक है जिसका अनुभव लोगों को रिश्तों में या काम की जगह पर होता है, जहां किसी के नेक इरादे सिर्फ एक दिखावा होते हैं। पास्ट द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ये फ्रेज किसी सफर, प्रोजेक्ट या डिसीजन में उस अहम मोड़ के लिए इस्तेमाल होता है जिसके बाद पीछे जाना या अपने फैसले को बदलना मुमकिन हो जाता है। ये वो लाइन है जिसे क्रॉस करने के बाद आपको अपने किए हुए काम के नतीजों के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है। ये अक्सर बड़े लाइफ डिसीजन से जुड़ा होता है, जैसे एक नए देश में बस जाना या अपनी जॉब छोड़कर एक नया बिजनेस शुरू करना। उस फैसले के बाद जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। ये एक ऐसा पल है जिसमें आगे बढ़ने की हिम्मत और अपने फैसले पर कायम रहने का आत्मविश्वास दोनों शामिल होते हैं। इसके लिटरल मीनिंग को एक जहाज या प्लेन से समझ सकते हैं। जब वो अपने सफ़र में इतना आगे निकल जाता है कि उसके पास स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस लौटने के लिए पर्याप्त फ्यूल यानी ईंधन नहीं बचता, तो वो अपना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्रॉस कर चुका होता है। और फिगरेटिवली ये हमारी मॉडर्न डिजिटल जिंदगी में भी होता है। किसी ने एक बेहद ज़रूरी या सेंसिटिव ईमेल भेज दिया है, सेंड बटन पर क्लिक करते ही वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पार कर गए। अब उस मैसेज को वापस नहीं लिया जा सकता और उसके जो भी नतीजे होंगे, अच्छे या बुरे, उनका सामना करना ही होगा। वो एक क्लिक, एक अनिवार्य सच बन गया है। अपसेट द एप्पल कार्ट,
ये मुहावरा उस सिचुएशन में इस्तेमाल होता है जब कोई किसी के सावधानी से बनाए गए प्लान्स, अरेंजमेंट या एक शांत माहौल को अचानक से बिगाड़ देता है। एक किसान ने घंटों की मेहनत से अपनी थैली पर सेबों को सुंदरता से सजाया है, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट है, और फिर कोई आकर उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। यहां एप्पल कार्ट एक स्टेबल, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम का प्रतीक है, और उसे अपसेट करने का मतलब है उस सिस्टम में अचानक से गड़बड़ी या कियोस पैदा कर देना, जिससे सब कुछ अस्त-व्यस्त हो जाता है। इसका लिटरल मतलब तो सीधा सा है, सेबों से भरी एक थैली को उलट देना, जिससे सारे सेब बिखर जाते हैं। लेकिन इसका फिगरेटिव मतलब अक्सर हमारे प्रोफेशनल जीवन में दिखता है। एक टीम ने मिलकर काफ़ी रिसर्च के बाद व्हाइट बोर्ड पर एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्लान बनाया है, सब कुछ ट्रैक पर है। फिर अचानक एक टीम मेंबर आकर उस प्लान का एक ज़रूरी हिस्सा मिटा देता है या बदल देता है। ऐसा करके उसने पूरा एप्पल कार्ट अपसेट कर दिया है। उसने टीम की सारी मेहनत, प्लानिंग और व्यवस्था को बिगाड़कर कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन पैदा कर दी है। रैप समवन इन कॉटन वुल, ये इडियम किसी की हद से ज्यादा सुरक्षा करने की कोशिश को बयान करता है। जब आप किसी को हर छोटी बड़ी मुश्किल से, हर चोट से और हर निराशा से बचाना चाहते हैं, तो आप उन्हें कॉटन वुल में लपेट रहे होते हैं। इसके पीछे की नीयत तो प्यार और परवाह की होती है, लेकिन इसका असर अक्सर उल्टा होता है। जरूरत से ज्यादा सुरक्षा इंसान को कमजोर बना सकती है, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना और मुश्किलों का सामना करना नहीं सिखाती। ये उनके विकास और आत्मनिर्भरता में एक तरह की रुकावट बन जाती है। इसका लिटरल अर्थ है, किसी नाजुक चीज जैसे कांच का कोई सामान, उसको टूटने से बचाने के लिए रुई में अच्छे से लपेटना, जो कि एक जरूरी काम है। लेकिन इसका फिगरेटिव मतलब तब सामने आता है जब यही सुरक्षा इंसानों पर जरूरत से कहीं ज्यादा लागू की जाती है। एक बच्चा घर के अंदर आराम से बैठकर सिर्फ एक किताब पढ़ने जा रहा है, और उसके पेरेंट्स ने उसे हेलमेट, नी पैड्स और यहां तक कि एक लाइफ वेस्ट भी पहना रखी है। ये रैपिंग एंड कॉटन वूल का एक परफेक्ट, थोड़ा मजाकिया लेकिन सटीक उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे अत्यधिक सुरक्षा करना उस व्यक्ति के लिए आज़ादी से जीने और सीखने में ही एक बाधा बन जाता है। वेटिंग इन द विंग्स, ये इडियम उस सिचुएशन के लिए यूज होता है जहां कोई शख्स या कोई चीज बिल्कुल तैयार है, लेकिन अभी तक फ्रंट एंड सेंटर नहीं है। मतलब वो पर्दे के पीछे मौजूद हैं, बिल्कुल रेडी, बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसमें सिर्फ तैयार रहना ही नहीं है, बल्कि एक एंटिसिपेशन का, एक उम्मीद का एहसास भी है कि मौका बस मिलने ही वाला है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई वाइस प्रेसिडेंट है जो कंपनी का अगला सीईओ बनने के लिए पूरी तरह से काबिल है, लेकिन अभी बस करंट सीईओ के रिटायर होने का इंतजार कर रहा है। वो शख्स, ही इज वेटिंग इन द विंग्स। तो इस इडियम का लिटरल ऑरिजिन, इसका सीधा सा मतलब थिएटर की दुनिया से आता है। स्टेज के दोनों तरफ, पर्दे के ठीक पीछे, उस जगह को विंग्स कहते हैं। यहां एक्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से पहले तैयार खड़े रहते हैं, अपने क्यू यानी अपने इशारे का इंतजार करते हैं। ये तो हुआ इसका शाब्दिक अर्थ, लेकिन इसका फिगरेटिव यानी असली मतलब हमारी प्रोफेशनल लाइफ में अक्सर दिखता है। देखिए, एक एम्बिशियस एग्जीक्यूटिव है जो अपने काम में पूरी तरह से फोकस्ड और केपेबल है, और पीछे उसके बॉस का ऑफिस है जो ये दिखा रहा है कि जल्द ही एक ओपनिंग आने वाली है। तो वो एग्जीक्यूटिव सिर्फ अपना काम नहीं कर रहा, वो उस अगले बड़े रोल के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, ये एक बहुत ही पावरफुल इडियम है जो उस धोखे की तरफ इशारा करता है जो मासूमियत के पर्दे के पीछे छुपा होता है। ये उस इंसान के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसका बिहेवियर, जिसका बाहरी रूप एकदम हार्मलेस और फ्रेंडली लगे, लेकिन अंदर से उसके इरादे खतरनाक हों। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो पहले विश्वास जीतती है, दोस्ती करती है और फिर नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाती है। उनकी मीठी बातों के पीछे हमेशा एक हिडन एजेंडा होता है। इस इडियम का लिटरल मीनिंग तो बिल्कुल साफ है, जैसा कि तस्वीर में दिख रहा है। एक भेड़िया भेड़ की खाल में छुपने की कोशिश कर रहा है, एक साफ धोखा। लेकिन इसका फिगरेटिव यानी असली एप्लीकेशन इससे कहीं ज्यादा सटल और गहरा है। इसको समझने के लिए देखिए, एक शख्स सामने से एक तोहफा दे रहा है जो दोस्ती और अच्छे इरादों का सिंबल है, लेकिन उसकी पीठ के पीछे एक कैंची छुपी है। ये उसके असली नुकसान पहुंचाने वाले इरादों का इशारा है। ये उस धोखे को दिखाता है जहां कोई दोस्त बनकर विश्वास को तोड़ने के लिए तैयार बैठा है। पास द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ये फ्रेज उस फैसले या उस कदम को डिस्क्राइब करता है जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। ये एक ऐसी लकीर पार करने जैसा है जिसके बाद पुराने हालात में लौटना मुमकिन नहीं है। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। इसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, आगे बढ़ना और अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना, चाहे वो अच्छे हों या बुरे।
इसका लिटरल कॉन्सेप्ट सफर से जुड़ा है। सोच कर देखिए, एक जहाज समुद्र में इतनी दूर निकल गया है कि उसके पास अपने स्टार्टिंग पॉइंट तक लौटने के लिए जरूरी फ्यूल ही नहीं बचा। उसने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पार कर लिया है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमारी आज की डिजिटल जिंदगी में देखिए। एक शख्स ने शायद गुस्से में या गलती से एक ऐसा ईमेल भेज दिया है जो उसे नहीं भेजना चाहिए था। मैसेज सेंड का नोटिफिकेशन आते ही उसे एहसास होता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। वो शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। उसने एक डिजिटल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्रॉस कर लिया है। अपसेट द एप्पल कार्ट, ये इडियम उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है जहां एक बहुत केयरफुली बनाया गया प्लान या एक स्टेबल अरेंजमेंट अचानक से बिगड़ जाता है। ये उस डिसरप्शन के बारे में है जो किसी की मेहनत से बनाई गई व्यवस्था को चौपट कर दे। सोचिए, जब सब कुछ ठीक चल रहा हो एक प्रिडिक्टेबल तरीके से, और कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट या इंसान आकर उस पूरे सिस्टम में गड़बड़ी पैदा कर देता है, तब हम कहते हैं दे हैव अपसेट द एप्पल कार्ट। इसका लिटरल मतलब एक बहुत ही क्लियर पिक्चर बनाता है। एक ठेला गाड़ी जिस पर बड़ी मेहनत से सेब सजाए गए हैं और किसी की लापरवाही से वो गाड़ी उलट जाती है। सारी मेहनत बर्बाद और हर तरफ केओस। अब इसी आइडिया को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अप्लाई करके देखते हैं। एक टीम ने घंटों मेहनत करके एक प्रोजेक्ट का पूरा प्लान व्हाइट बोर्ड पर बनाया है। सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। फिर एक शख्स आकर उस प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा मिटा देता है। बस उस एक एक्शन से पूरा प्लान, पूरी स्ट्रैटेजी बिखर जाती है। इसी को कहते हैं अपसेटिंग द एप्पल कार्ट। रैप समवन इन कॉटन वुल, ये इडियम उस ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है जहां किसी को दुनिया की सच्चाइयों से, छोटी से छोटी तकलीफ से भी बचाने की हद से ज्यादा कोशिश की जाती है। इसका मतलब है किसी को एक सुरक्षित बबल में रखना जहां कोई भी रिस्क या अनुभव उन्हें छू ना सके। हालांकि यह अक्सर एक प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट से होता है, जैसे पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए। लेकिन इसका नतीजा ये हो सकता है कि वो इंसान कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाता और असल दुनिया का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो पाता। इसका लिटरल सेंस तो बहुत आसान है। हम एक नाजुक कीमती चीज को, जैसे एक फूलदान को, कॉटन वुल में लपेटते हैं ताकि वो सेफ रहे। ये एक जरूरी सुरक्षा है। लेकिन इसका फिगरेटिव मीनिंग इस सुरक्षा को एक एक्सट्रीम लेवल पर ले जाता है। यहां देखिए, एक बच्चा घर के अंदर आराम से सिर्फ एक किताब पढ़ रहा है, एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें कोई खतरा है ही नहीं। इसके बावजूद उसे हेलमेट और सारा प्रोटेक्टिव गियर पहनाया गया है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे रैपिंग समवन इन कॉटन वुल का मतलब है उन्हें उन खतरों से भी बचाना जो असल में मौजूद ही नहीं है। टिल्टिंग एट विंडमिल्स, तो चलिए समझते हैं टिल्टिंग एट विंडमिल्स। इसका लिटरल मीनिंग बिल्कुल वही है जैसा यह सुनने में लगता है, एक भाले यानी एक स्पीयर से विंडमिल्स पर हमला करना। ये आइडिया एक बहुत ही मशहूर स्पेनिश नॉवल डॉन क्विकोटे से आता है। उस नॉवल में जो हीरो है डॉन क्विकोटे, वो इन विशाल विंडमिल्स को गलती से बहुत बड़े राक्षस यानी जायंट मॉन्स्टर समझ लेता है और उनसे लड़ने चला जाता है। अब आते हैं इसके फिगरेटिव यानी इसके असली मीनिंग पर। इसका मतलब है ऐसी लड़ाइयों या प्रॉब्लम से जूझना जो या तो पूरी तरह से इमेजिनरी हैं या बिल्कुल ही पॉइंटलेस। ऐसी लड़ाइयाँ जिन्हें जीता ही नहीं जा सकता या जो शायद अस्तित्व में ही नहीं हैं। इसके पीछे का जो कोर मेटाफर है वो है रियलिटी को गलत समझना। एक ऐसी चीज़ जो नुकसान नहीं पहुंचा सकती उसे एक बहुत बड़ा खतरा मान लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है हिज एफर्ट टू चेंज द पॉलिसी वॉज लाइक टिल्टिंग एट विंडमिल्स, तो इसका मतलब है कि उसकी कोशिश बेकार थी। एक ऐसी लड़ाई जिसका कोई नतीजा नहीं निकलना था क्योंकि सिस्टम उस बदलाव के लिए तैयार ही नहीं था। बेसिकली अपनी एनर्जी और वक्त एक ऐसी जगह वेस्ट करना जहां से कुछ हासिल ना हो। There are other fish in the sea. ओके, अगला इडियम है There are other fish in the sea. इसका लिटरल मीनिंग बहुत ही सीधा और साफ है। समुद्र में बहुत सारी मछलियां होती हैं। ये एक सिंपल सा बायोलॉजिकल फैक्ट है। लेकिन इसका फिगरेटिव मीनिंग यानी इसका असली इस्तेमाल बहुत गहरा है। इस इडियम को अक्सर किसी को सांत्वना देने यानी कंसोल करने के लिए यूज किया जाता है, खासकर जब कोई रिलेशनशिप खत्म हो जाता है या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है। इसका मेन मैसेज है, चिंता मत करो, अगर एक चीज चली गई तो क्या हुआ, लाइफ में और भी बहुत सारे ऑप्शंस और चांसेस मौजूद हैं। यहाँ का मेटाफर बहुत पावरफुल है। जो विशाल समुद्र है वो दुनिया को रिप्रेजेंट करता है और उसमें मौजूद अनगिनत मछलियां लाइफ की एंडलेस अपॉर्चुनिटीज या पोटेंशियल पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। एक मछली के चले जाने से समुद्र खाली नहीं हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर शी लॉस्ट द कॉम्पिटिशन, her coach reminded her that there are other fish in the sea. यहाँ ये फ्रेज
हिम्मत बढ़ाने के लिए यूज किया गया है, उसे याद दिलाने के लिए कि एक हार जिंदगी का अंत नहीं है और आगे अपनी काबिलियत साबित करने के और भी मौके मिलेंगे। थ्रो अ हिसी फिट। अगला इडियम है थ्रो अ हिसी फिट। इसका लिटरल मीनिंग है एक फुल ऑन फिजिकल टैंट्रम। जरा इमेजिन कीजिए जैसे एक छोटा बच्चा जमीन पर लेटकर हाथ पैर पटक कर जोर जोर से चिल्ला रहा है, वो एक लिटरल फिट है। लेकिन इसका फिगरेटिव मीनिंग जिसे हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो है गुस्से का एक बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक और ओवर द टॉप प्रदर्शन। ये सिर्फ गुस्सा होना नहीं है बल्कि एक एक्सप्लोसिव और अक्सर बचकाने यानी चाइल्डिश तरीके से गुस्सा दिखाना है। यहाँ पर मेटाफोर एक एडल्ट के गुस्से को एक बच्चे के टैंट्रम से कंपेयर करता है। ये इशारा करता है कि जो रिएक्शन दिया गया है वो उस सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, यानी इमेच्योर है। इस फ्रेज का इस्तेमाल अक्सर किसी के ओवर रिएक्शन को थोड़ा कम करके दिखाने या बिलिटल करने के लिए भी होता है। जैसे द कस्टमर थ्रू अ हिसी फिट व्हेन ही वाज टोल्ड द आइटम वाज आउट ऑफ स्टॉक। इसका मतलब है कि कस्टमर ने एक छोटी सी बात पर जरूरत से ज्यादा हंगामा किया जो उस स्थिति में बिल्कुल अनुचित था। द स्क्वीकी व्हील गेट्स द ग्रीफ। चलिए अब इसे समझते हैं। द स्क्वीकी व्हील गेट्स द ग्रीस। इसका लिटरल मीनिंग बहुत प्रैक्टिकल है। किसी भी मशीन या गाड़ी में जो पहिया स्क्वीक करता है यानी चरमराने की आवाज करता है, उसी पर ऑयल या ग्रीस लगाया जाता है ताकि वो शांत हो जाए। जो पहिए शांत रहते हैं उन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। अब इसका फिगरेटिव मीनिंग देखते हैं। ये कहता है कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा या सबसे जोर से शिकायत यानी कंप्लेन करता है, उसी की समस्या पर ध्यान दिया जाता है और उसे आमतौर पर हल किया जाता है। यह मेटाफर बिल्कुल साफ है। स्क्वीकी व्हील वो इंसान है जो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है और ग्रीस वो सॉल्यूशन या अटेंशन है जो उसे मिलता है। इसके पीछे का विचार ये है कि चुप रहने से आपकी समस्याएं नजरअंदाज हो सकती हैं। इसमें एक कल्चरल बात भी छुपी है कि कई बार धैर्य रखने से बेहतर वोकल होना यानी आवाज उठाना ज्यादा असरदार होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही कंप्लेन टू द मैनेजर एवरी डे अंटिल हिज प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड। इट प्रूव्स दैट द स्क्वीकी व्हील गेट्स द ग्रीस। ये सेंटेंस दिखाता है कि उसके लगातार शिकायत करने से ही उसकी समस्या का समाधान हुआ। थ्रो स्पगेटी एट द वॉल एंड सी व्हाट स्टिक्स। और आखिरी इडियम है थ्रो स्पगेटी एट द वॉल एंड सी व्हाट स्टिक्स। इसका लिटरल मीनिंग एक पुराने कुकिंग हैक से आता है। लोग स्पेगेटी पक गई है या नहीं ये चेक करने के लिए उसे दीवार पर फेंक कर देखते थे। अगर वो चिपक गई तो मतलब वो तैयार है। अब इसका फिगरेटिव मीनिंग इससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक साथ कई सारे अलग अलग यहाँ तक कि रैंडम आइडियाज ट्राई किए जाते हैं, इस उम्मीद में कि कोई एक आइडिया तो काम कर ही जाएगा। ये मूल रूप से एक ट्रायल एंड एरर मेथड है, खासकर जब कोई एक सीधा रास्ता साफ ना दिख रहा हो। यहाँ मेटाफर में स्पगेटी आपके अलग अलग आइडियाज हैं, वॉल वो चैलेंज है जिसका सामना हो रहा है, और व्हाट स्टिक्स वो सक्सेसफुल आइडिया है जो काम कर जाता है। ये अप्रोच बिजनेस और क्रिएटिव फील्ड्स में ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान बहुत कॉमन है। फॉर इंस्टेंस, फॉर द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च द टीम इज जस्ट थ्रोइंग स्पगेटी एट द वॉल एंड सी व्हाट स्टिक्स। मतलब टीम के पास कोई एक सिंगल परफेक्ट प्लान नहीं है, इसलिए वो कई सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ट्राई कर रहे हैं ये देखने के लिए कि कौन सी सबसे बेहतर काम करती है। वर्क द सिस्टम। अच्छा, ये फ्रेज कब यूज होता है? इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई जो मौजूदा नियम है यानी एग्जिस्टिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, उनका बहुत ही स्मार्ट तरीके से, बड़ी चतुराई से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेता है। अक्सर ये इस्तेमाल उस तरह से होता है जैसा इन नियमों को बनाते वक्त सोचा भी नहीं गया था। देखिए, इसका मतलब बिल्कुल भी नियम तोड़ना नहीं है, बल्कि उन्हीं नियमों के अंदर उनकी हद में रहते हुए कोई लूप होल या कोई छोटा सा रास्ता ढूंढ निकालना है। ऐसा रास्ता जिससे काम आसान हो जाए या कोई खास एडवांटेज मिल जाए। तो ये एक तरह से सिस्टम की कमजोरियों को ही उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की कला है, वो भी पूरी तरह से कानून के दायरे में रहते हुए। तो इसका लिटरल मीनिंग यानी शाब्दिक अर्थ क्या होगा? वो ये है कि कोई सचमुच एक बड़ी सी मशीन के गियर्स और लीवर्स को चलाने की कोशिश कर रहा है, मतलब किसी सिस्टम पर फिजिकली काम कर रहा है। लेकिन इसका असली यानी फिगरेटिव मीनिंग बिल्कुल अलग है। यहाँ देखिए, एक इंसान सरकारी दफ्तर से मुस्कुराते हुए अपना परमिट हासिल कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसने पेपर वर्क में कोई छोटा सा लूप होल, कोई कमी ढूंढ ली थी। तो फर्क बिल्कुल साफ है। ये फिजिकल काम के बारे में नहीं है, बल्कि रूल्स को, नियमों को ही अपने फायदे के लिए बहुत चालाकी से इस्तेमाल करने के बारे में है। एज द क्रो फ्लाइज, ये एक बहुत ही दिलचस्प मुहावरा है।
इसे तब इस्तेमाल करते हैं जब दो जगहों के बीच की सबसे सीधी और सबसे छोटी दूरी की बात करनी हो। इसमें जमीन पर जो भी रुकावटें हैं उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। रुकावटें जैसे कि सड़कें, नदियां या पहाड़। जरा सोचिए, जैसे कौवा उड़ते वक्त सीधा अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाता है, वो सड़कों के घुमाव की परवाह नहीं करता। बिल्कुल उसी तरह ये फ्रेज दो पॉइंट्स के बीच की एकदम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को बताता है। इसका लिटरल मीनिंग, जैसा कि नाम से ही साफ है, एक कौवे के उड़ने का सीधा रास्ता है। लेकिन इसका जो असली फिगरेटिव मतलब है वो दूरी नापने के एक तरीके के बारे में है। कल्पना कीजिए कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के दो रास्ते हैं। एक लंबी घुमावदार सड़क है जो 15 किलोमीटर की है, और दूसरी एक सीधी डॉटेड लाइन जो सिर्फ 6 किलोमीटर की है। तो एज द क्रो फ्लाइज, इसका मतलब हमेशा उस 6 किलोमीटर वाली दूरी से होगा, यानी दो जगहों के बीच की सबसे छोटी, सबसे सीधी दूरी। अ बिगर बैंग फॉर वंस बक। इस मुहावरे का इस्तेमाल तब होता है जब खर्च किए गए पैसों या लगाई गई मेहनत के बदले में बेहतर वैल्यू या बेहतर रिजल्ट मिलता है। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है पैसा वसूल से भी कुछ ज्यादा मिल जाना। जब भी कोई डील, कोई प्रोडक्ट या कोई इन्वेस्टमेंट उम्मीद से ज्यादा फायदेमंद साबित होती है तो कहा जाता है कि इसमें अ बिगर बैंग फॉर द बक मिला। और हाँ, ये सिर्फ पैसों के मामले में ही नहीं बल्कि वक्त और कोशिश के मामले में भी इस्तेमाल हो सकता है। अब इसका लिटरल मीनिंग सोचिए। पैसों के बदले एक बड़ा बैंग या धमाका मिलना, जैसे किसी पटाखे के लिए पैसे देकर एक बड़ा सा रंग बिरंगा एक्सप्लोजन देखना। लेकिन इसका असली फिगरेटिव मतलब पूरी तरह से वैल्यू फॉर मनी से जुड़ा है। यहाँ देखिए, एक इंसान एक डिस्काउंट पर खरीदे गए हाई क्वालिटी फीचर पैक्ड फोन को देखकर कितना संतुष्ट है। तो यहाँ पटाखे के धमाके का जो आइडिया है वो खर्च किए गए पैसों के बदले में बेहतर वैल्यू पाने के अनुभव में बदल जाता है। द यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ, ये फ्रेज उस ज्ञान और समझ के लिए इस्तेमाल होता है जो एक इंसान फॉर्मल एजुकेशन यानी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से नहीं बल्कि अपने निजी अनुभवों, चुनौतियों और लोगों से मिलजुल कर हासिल करता है। इसे हम जिंदगी का विश्वविद्यालय कह सकते हैं। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां सबक किताबों से नहीं बल्कि असली दुनिया में जीने से मिलते हैं। हर गलती, हर सफलता, हर नया रिश्ता इस यूनिवर्सिटी का एक नया चैप्टर होता है जो हमें प्रैक्टिकल विजडम यानी व्यवहारिक ज्ञान सिखाता है। इसका लिटरल मीनिंग है फॉर्मल पढ़ाई के बजाय लाइफ यानी जिंदगी के रास्ते पर चलकर सीखना, एक यूनिवर्सिटी बिल्डिंग से दूर रहते हुए। लेकिन इसका जो गहरा फिगरेटिव मीनिंग है वो ज्ञान को एक अलग ही नज़र से देखता है। यहाँ एक इंसान के दिमाग को एक लाइब्रेरी की तरह दिखाया गया है जहाँ शेल्फ्स पर किताबें हैं और उनके टाइटल्स क्या हैं? फर्स्ट जॉब, ट्रैवल्स, मिस्टेक्स और सक्सेसेस। ये इस बात का प्रतीक है कि जिंदगी के अनुभवों से मिला ज्ञान ही इंसान की असली दौलत है। विद बेल्स ऑन, ये कहने का एक बहुत ही उत्साहपूर्ण, एक बहुत ही एंथुजियास्टिक तरीका है कि कोई किसी जगह पर बड़ी खुशी और जोश के साथ पहुंचेगा। जब कोई इस फ्रेज का इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब है कि वो उस इवेंट में शामिल होने के लिए बेहद उत्सुक है और पूरी तैयारी और एक बहुत अच्छे मूड के साथ आएगा। तो ये एक तरह से येस आई विल बी देयर कहने का एक ज्यादा जिंदा दिल और एनर्जेटिक वर्जन है। ये सामने वाले को बताता है कि उस व्यक्ति की मौजूदगी कितनी पॉजिटिव और खुशनुमा होगी। इसका लिटरल मीनिंग है सच में घंटियों से सजी हुई पोशाक पहनना, जो एक मजाकिया चित्र है। लेकिन इसका जो असली फिगरेटिव मीनिंग है वो एक एहसास से जुड़ा है, एक फीलिंग से। यहाँ वही इंसान एक इवेंट में एक चमकदार मुस्कान और जोश से भरे पोस्चर के साथ पहुंच रहा है। उसे देखकर साफ लग रहा है कि वो वहां आकर बहुत ज्यादा खुश है। इस तरह घंटियां पहनने का जो लिटरल आइडिया है वो किसी जगह पर पूरे जोश, पूरी खुशी और उत्साह के साथ पहुंचने के अनुभव में बदल जाता है। अप टू द मिनट। अच्छा, ये इडियम हम कब इस्तेमाल करते हैं? सोचिए, इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई जानकारी, कोई खबर एकदम बिल्कुल ताज़ा हो। मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें सबसे लेटेस्ट, सबसे नई डेवलपमेंट शामिल हो। इसके कुछ एग्जाम्पल सोचते हैं, जैसे कि ब्रेकिंग न्यूज़ जो हर पल बदल रही है ना? या फिर स्टॉक मार्केट की अपडेट्स जहाँ एक एक सेकंड की कीमत होती है। टेक्नोलॉजी में आए नए बदलाव भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो जब भी कोई चीज़ आखिरी लम्हे तक, बिल्कुल आखिरी मिनट तक अपडेटेड हो तो उससे कहते हैं अप टू द मिनट। ये फ्रेज असल में एक स्टैंडर्ड सेट करता है करेंसी और रेलेवेंस का। मतलब कि कोई चीज़ कितनी नई है
और कितनी जरूरी है, इसका एक पैमाना है ये। तो चलिए इसके लिटरल और फिगरेटिव मीनिंग को समझते हैं। देखिए, इसका लिटरल यानी शाब्दिक अर्थ तो सीधा सा है, वर्तमान मिनट तक अपडेट किया हुआ। सोचने में ये वक्त की एक बहुत ही छोटी सी इकाई लगती है ना, सिर्फ 1 मिनट। लेकिन इसका जो फिगरेटिव मतलब है वो कहीं ज्यादा गहरा और कह सकते हैं व्यापक है। इसका असली अर्थ है पूरी तरह से अप टू डेट होना, और ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, ये सिर्फ समय तक महदूद नहीं है। इसको ऐसे समझे, अगर कोई फैशन डिजाइनर है और उसके पास इंडस्ट्री के लेटेस्ट ट्रेंड्स की पूरी जानकारी है, मतलब बिल्कुल नई, तो हम कहेंगे कि उसकी नॉलेज अप टू द मिनट है। या फिर एक फाइनेंशियल एनालिस्ट जिसके पास मार्केट की सबसे ताज़ा खबर है, उसकी इंफॉर्मेशन को भी हम अप टू द मिनट कहेंगे। तो देखिए, ये छोटा सा फ्रेज किसी भी फील्ड में सबसे करंट होने की अहमियत को कितनी खूबसूरती से समझाता है। अंडर द रेडार, इसका इस्तेमाल कब होता है? सोचिए, ये तब प्रयोग होता है जब कोई इंसान या कोई प्रोजेक्ट या कोई भी काम जानबूझकर लोगों की नज़र से बच रहा हो, स्क्रूटनी से बच रहा हो। जब कोई चीज़ बिल्कुल चुपचाप बिना किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए हो रही हो, तब हम कहते हैं कि वो अंडर द रेडार चल रही है। इसका इस्तेमाल अक्सर स्ट्रैटेजिक या कह सकते हैं टैक्टिकल सिचुएशंस में होता है, जहां लाइमलाइट से दूर रहना यानी चर्चा से दूर रहना ही बेहतर होता है। ये एक तरह की सोची समझी चुप्पी है, एक कैलकुलेटेड मूव है। अब इसके लिटरल और फिगरेटिव मीनिंग में गहराई से उतरते हैं। देखिए, इसका जो लिटरल ओरिजिन है वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी से आता है। रेडार की पकड़ से बचने के लिए विमान अक्सर बहुत नीची उड़ान भरते थे, यानी रेडार की जो डिटेक्शन रेंज होती थी उसके नीचे। इसी को कहते थे फ्लाइंग अंडर द रेडार। अब इसको फिगरेटिव सेंस में देखें तो इसका मतलब है रिमेनिंग अननोटिस्ड, यानी किसी की भी नजर में ना आना। जैसे सोचिए, एक कंपनी एक नया बिल्कुल रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उसे सालों तक अंडर द रेडार डेवलप कर सकती है। क्यों? ताकि कॉम्पिटिटर्स को उसकी जरा सी भी भनक ना लगे। या फिर एक आर्टिस्ट पब्लिक के प्रेशर से बचने के लिए अपना काम शांति से अंडर द रेडार कर सकता है। तो ये एडियम ध्यान से बचने की एक सोची समझी डिलिबरेट कोशिश को दर्शाता है। अंडर अ क्लाउड, ये फ्रेज एक काफ़ी गंभीर, एक सीरियस सिचुएशन को बयान करता है। इसका इस्तेमाल उस व्यक्ति के लिए होता है जिस पर किसी गलत काम का संदेह हो, या जो किसी वजह से अपमान या डिस्ग्रेस की स्थिति में हो। मतलब जब किसी की रेप्यूटेशन पर, उनकी साख पर सवाल उठ जाते हैं और लोग उन्हें शक की निगाह से देखने लगते हैं, तब कहा जाता है कि वो इंसान अंडर अ क्लाउड है। और इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये ज़रूरी नहीं कि उन पर आरोप साबित हुआ हो, लेकिन वो जो संदेह का साया है वो उन पर हमेशा बना रहता है। इसके लिटरल मीनिंग पर गौर करें, ये जहन में एक तस्वीर बनाता है। सोचिए, जैसे कोई इंसान सचमुच एक काले बादल के नीचे अकेला खड़ा हो जहां चारों तरफ अंधेरा और उदासी है। ये जो फीलिंग है, यही इसका फिगरेटिव मीनिंग है। फिगरेटिवली ये एहसास बीइंग अंडर सस्पिशन से जुड़ा है, यानी संदेह के घेरे में होने से। और इसके जो असर होते हैं वो काफी रियल होते हैं। जैसे एक पॉलिटिशियन है जिस पर करप्शन के आरोप लगे हैं, तो वो जब तक जांच पूरी ना हो जाए अंडर अ क्लाउड रहता है। लोगों का भरोसा उस पर से कम हो जाता है, उसके हर फैसले पर सवाल उठाए जाते हैं और उसका पूरा करियर भी दांव पर लग सकता है। तो ये ईडियम बेइज्जती और शक के उस भारी बोझ को बहुत ही पावरफुली कन्वे करता है। कीप समवन ऑन अ टाइट लीश, ये ईडियम एक कंट्रोल, एक नियंत्रण वाले रिश्ते को दिखाता है। इसका सीधा सा मतलब है किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखना और उसे अपनी मर्जी से काम करने की आज़ादी बिल्कुल ना देना। मतलब जब किसी पर बहुत कड़ी निगरानी रखी जाती है, उनके हर कदम को, हर फैसले को मॉनिटर किया जाता है, तब इस फ्रेज का इस्तेमाल होता है। ये अक्सर पावर डायनेमिक्स को हाईलाइट करता है। किसके बीच? जैसे एक बॉस और एम्प्लॉय के बीच, या कभी कभी पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी ये देखने को मिलता है। इसका लिटरल मीनिंग समझना बहुत आसान है। ये बिल्कुल सीधा है, जैसे किसी जानवर को एक छोटी पट्टी यानी लीश से बांध कर रखना ताकि वो कंट्रोल में रहे और इधर उधर ना जा सके। अब जब यही इमेज, यही कॉन्सेप्ट इंसानी रिश्तों पर लागू होता है, तो इसका फिगरेटिव मतलब बनता है किसी की आज़ादी को रोकना या रिस्ट्रिक्टिंग समवन्स फ्रीडम। फॉर एग्जाम्पल, एक माइक्रो मैनेजिंग बॉस है, वो अपने टीम मेंबर्स को ऑन अ टाइट लीश रख सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उन्हें कोई भी छोटे से छोटा डिसीजन लेने की ऑटोनॉमी नहीं देता। और इससे होता क्या है, उनकी क्रिएटिविटी पर, उनके आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये ईडियम ऐसी हर सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है जहां एक इंसान की आज़ादी को दूसरे के द्वारा सीमित यानी लिमिट किया जा रहा हो। वर्क वंस फिंगर्स टू द बोन। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये एक हाइपरबोले है।
हाइपरबोले यानी एक ऐसी बात जिसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हो। तो इस इडियम का इस्तेमाल तब होता है जब कोई बेहद ज़्यादा और बहुत ही कड़ी मेहनत करता है, मतलब इतनी मेहनत कि वो शारीरिक या मानसिक रूप से बिल्कुल थक जाए, पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाए। ये फ्रेज सिर्फ कड़ी मेहनत की बात नहीं करता, बल्कि उस मेहनत के पीछे जो डेडिकेशन है, जो सैक्रिफाइस है, उसको भी दर्शाता है। ये उस कठोर परिश्रम की एक एकदम जीवंत तस्वीर पेश करता है। अब इसके लिटरल और फिगरेटिव मतलब को देखते हैं। इसका लिटरल मतलब है इतना काम करना कि उंगलियां घिसकर हड्डी तक पहुंच जाएं। जाहिर है ये असल में संभव नहीं है और इसीलिए ये एक एग्जैजरेशन है, एक अतिशयोक्ति। लेकिन इसका जो फिगरेटिव मतलब है वो बहुत ही प्रभावशाली है। बहुत ज्यादा, अत्यधिक मेहनत करना। जैसे जब कहा जाता है कि किसी ने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वर्कड हिज फिंगर्स टू द बोन, तो इससे सिर्फ उनके काम के घंटे नहीं, बल्कि उनके अत्यधिक परिश्रम और उनके त्याग की पूरी कहानी बयां हो जाती है। तो ये इडियम किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए किए गए असीम प्रयास और समर्पण को एक बहुत ही शक्तिशाली तरीके से बयान करता है। जरा सोचिए, कोई सिर्फ लिखावट देखकर किसी के मन की बातें जान ले, है ना कमाल की बात। यही काम होता है एक ग्राफोलॉजिस्ट का। ये एक हस्तलेखन विश्लेषक होते हैं जो हैंडराइटिंग को एनालाइज करके किसी के कैरेक्टर और पर्सनालिटी का पता लगाते हैं। इनकी थ्योरी ये है कि जिस तरह से अक्षर बनते हैं, उनका झुकाव, कलम पर पड़ने वाला दबाव, ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के सुराग होते हैं। तो जब भी कोई कुछ लिखता है तो ये याद रखना चाहिए कि उसकी लिखावट शायद उसके सोचे हुए से कहीं ज्यादा राज खोल रही होती है। एक्सेंट्रिक ये शब्द उस इंसान के लिए इस्तेमाल होता है जिसका बर्ताव थोड़ा हटके हो, थोड़ा अजीब हो, जो समाज के बनाए नियमों पर या कहें ढर्रे पर नहीं चलता। हाँ, इन्हें सनकी या अनोखा भी कहा जा सकता है। पर देखिए, ये लोग जानबूझकर नियम नहीं तोड़ते, बस दुनिया को देखने का और जीने का इनका अंदाज ही अलग होता है। जैसे कोई पार्क में कुत्ते की जगह तोते को टहलाने ले आए, जाहिर है लोग उसे एक्सेंट्रिक ही कहेंगे। तो ये वो लोग हैं जो बस अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं, दुनिया की परवाह किए बिना। एरिस्टोक्रेसी ये सरकार का एक ऐसा सिस्टम है जहां पावर यानी सत्ता समाज के सबसे ऊंचे, सबसे खास तबके के हाथ में होती है। इन्हें हम कुलीन वर्ग कहते हैं। इसमें जरूरी नहीं कि कोई राजा या रानी हो, बल्कि देश के सबसे अमीर, सबसे ऊंचे खानदान के लोग मिलकर सरकार चलाते हैं। इसके पीछे सोच ये थी कि भाई जन्म और परवरिश की वजह से यही लोग शासन करने के सबसे ज्यादा काबिल हैं। इतिहास में अगर देखें तो कई पुरानी सभ्यताओं में हमें ऐसी ही व्यवस्था मिलती है। मोनार्की ये शब्द तो काफी आम है। मोनार्की यानी राजतंत्र, एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम जहां देश का हेड कोई राजा या रानी होता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये पद ज्यादातर हेरिडेटरी होता है, मतलब वंशानुगत। ये एरिस्टोक्रेसी से बिल्कुल अलग है, जहां माना जाता था कि सबसे काबिल लोग राज करेंगे। मोनार्की में सत्ता काबिलियत से नहीं बल्कि जन्म से मिलती है, यानी राजा के बाद उसका बेटा या बेटी ही अगला शासक बनता है। एंटोमोलॉजिस्ट एक एंटोमोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होता है जो कीड़े मकोड़ों की दुनिया का एक्सपर्ट होता है। हिंदी में इन्हें कीट विज्ञानी कहा जाता है। इनका काम सिर्फ कीड़ों को पकड़ना या गिनना नहीं है, बल्कि उनकी हजारों लाखों किस्मों को समझना, उनके बिहेवियर को स्टडी करना और हमारे एनवायरनमेंट पर उनका क्या असर होता है ये सब जानना है। जैसे कौन से कीड़े फसलों के लिए अच्छे हैं और कौन से नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक तरह से ये हमारे इकोसिस्टम के इन छोटे पर बहुत जरूरी सदस्यों के डॉक्टर या एक्सपर्ट होते हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट, जैसे अभी हमने एंटोमोलॉजिस्ट की बात की जो कीड़ों के एक्सपर्ट हैं, ठीक वैसे ही ऑर्निथोलॉजिस्ट होते हैं पक्षियों के एक्सपर्ट्स, यानी पक्षी विज्ञानी। ये साइंटिस्ट्स पक्षियों की अनगिनत प्रजातियों, उनकी अलग अलग आवाज़ों, उनके घोंसले बनाने के खास तरीकों और उनके माइग्रेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाने के पैटर्न्स को स्टडी करते हैं। ये वैज्ञानिक अक्सर दूरबीन लिए हुए जंगलों में या झील के किनारे घंटों बैठे मिल जाएंगे ताकि पक्षियों को उनके नेचुरल माहौल में करीब से समझ सकें। एमेच्योर ये शब्द उस इंसान के लिए है जो कोई भी काम पैसे के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने शौक के लिए, अपनी खुशी के लिए करता है। उस काम में उसे मजा आता है, एक पैशन महसूस होता है, बस इसीलिए वो उसे करता है। जैसे कोई शौकिया तौर पर तस्वीरें खींचता है या गिटार बजाता है। तो एमेच्योर और प्रोफेशनल में यही बुनियादी फर्क है। एक के लिए काम पैशन है और दूसरे के लिए प्रोफेशन। मतलब एमेच्योर किसी भी काम को उसकी सबसे प्योर फॉर्म में करता है,
सिर्फ उस काम से मोहब्बत की वजह से। जनता, ये शब्द असल में स्पेनिश भाषा का है और इसका मतलब होता है एक ऐसी सरकार जिसे मिलिट्री के कुछ बड़े ऑफिसर्स मिलकर चलाते हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये लोग चुनाव से नहीं बल्कि तख्तापलट करके, यानी जबरदस्ती सत्ता पर कब्जा करते हैं। अक्सर ऐसा तब होता है जब किसी देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, बहुत केओस होता है, तो सेना कानून व्यवस्था के नाम पर कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है और फिर जो मिलिट्री कमेटी देश को चलाती है उसे जुंटा कहते हैं। पैलियोंटोलॉजिस्ट ये भी एक किस्म के साइंटिस्ट हैं, लेकिन इनकी दिलचस्पी आज के दौर में नहीं बल्कि लाखों करोड़ों साल पुरानी दुनिया में होती है। एक पैलियोंटोलॉजिस्ट यानी जीवाश्म विज्ञानी चट्टानों में दबे फॉसिल्स को स्टडी करता है। फॉसिल्स मतलब डायनासोर की हड्डियां, पुराने पेड़ों पौधों के निशान, ये सब इनके रिसर्च का हिस्सा है। इन्हीं फॉसिल्स की मदद से ये हमें बताते हैं कि धरती पर जिंदगी पहले कैसी थी और वक्त के साथ कैसे बदली। तो एक तरह से ये पृथ्वी के इतिहास की डिटेक्टिव हैं। आर्सेनल उस जगह को कहते हैं जहां बहुत बड़ी क्वांटिटी में हथियार और गोला बारूद स्टोर करके रखे जाते हैं। हिंदी में इसे शस्त्रागार कहते हैं। ये जगह आमतौर पर सेना के कंट्रोल में होती है। यहां पर बंदूकों से लेकर टैंक और मिसाइलों तक हर तरह के मिलिट्री इक्विपमेंट को न सिर्फ स्टोर किया जाता है बल्कि कभी-कभी बनाया भी जाता है और उनकी मरम्मत भी की जाती है। किसी भी देश की मिलिट्री पावर के लिए एक बड़ा और महफूज आर्सेनल होना बेहद जरूरी है। ये उनकी डिफेंस और अटैक दोनों की ताकत का सेंटर होता है। पैंथीस्ट, एक पैंथीस्ट वो इंसान होता है जो ये मानता है कि भगवान या कोई दिव्य शक्ति किसी मंदिर या आसमान में नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड की हर एक चीज में मौजूद है। मतलब उनके लिए पूरी की पूरी कायनात ही एक मंदिर जैसी है। वो ऐसा मानते हैं कि हर पत्ते में, हर नदी में, हर सितारे में भगवान का ही एक रूप है। तो ये सोच पारंपरिक धर्मों से थोड़ी अलग है, जहां भगवान को दुनिया से अलग माना जाता है। पैंथीस्ट के लिए प्रकृति की पूजा में ही सच्ची आध्यात्मिकता है। पॉपर, ये शब्द उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो बहुत ही ज्यादा निर्धन या दरिद्र हो। ये सिर्फ गरीब होने से भी कहीं ज्यादा गहरी स्थिति है। इसका मतलब है कि किसी के पास अपनी जिंदगी चलाने के लिए कोई साधन या पैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। एक पॉपर पूरी तरह दूसरों की दया या समाज की मदद पर ही निर्भर होता है। अक्सर कहानियों में ये शब्द किसी ऐसे इंसान की दर्दनाक हालत को दिखाता है जो कभी बहुत अमीर हुआ करता था, लेकिन अब उसने सब कुछ खो दिया है। डिकैथलन, ये एथलेटिक्स की एक बहुत ही मुश्किल और शानदार प्रतियोगिता मानी जाती है। इसके नाम में ही इसका मतलब है डेका यानी 10। तो ये 10 अलग अलग ट्रैक एंड फील्ड इवेंट से मिलकर बनी होती है। इसमें जो एथलीट हिस्सा लेता है उसे दौड़ने की रफ्तार, कूदने की ऊंचाई, फेंकने की ताकत सब कुछ दिखाना पड़ता है। मतलब 100 मीटर की तेज दौड़ से लेकर ताकत से भाला फेंकने तक सब शामिल है। इसीलिए इसे एक खिलाड़ी की ऑलराउंड काबिलियत का सबसे बड़ा और सबसे कठिन इम्तिहान माना जाता है। पैसिफिस्ट, एक पैसिफिस्ट यानी शांतिवादी वो इंसान होता है जिसका ये मजबूत विश्वास है कि युद्ध और हिंसा हर हाल में गलत हैं और इनसे हर कीमत पर बचना चाहिए। वो ये मानते हैं कि कोई भी मतभेद हो या कितनी भी बड़ी समस्या हो, उसका हल सिर्फ शांतिपूर्ण बातचीत और अहिंसक तरीकों से ही निकलना चाहिए, जैसे महात्मा गांधी का सत्याग्रह का रास्ता था। एक पैसिफिस्ट हर तरह की हिंसा का विरोध करता है, चाहे वो किसी भी वजह से क्यों ना हो रही हो। नोटोरियस, फेमस होने का मतलब होता है किसी अच्छी वजह से मशहूर होना, लेकिन नोटोरियस होने का मतलब है किसी बुरी वजह से अपने गलत कामों के लिए जाने जाना। जब कोई इंसान अपने अपराधों या बुरे कामों के लिए दूर दूर तक जाना जाता है तो उसे नोटोरियस कहते हैं। जैसे कोई डाकू जो अपनी क्रूरता के लिए बदनाम हो या कोई धोखेबाज जो अपनी चालाकी के लिए जाना जाता हो। हिंदी में इसके लिए कुख्यात या बदनाम शब्द का इस्तेमाल होता है। क्लेप्टोमेनिया, ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है, मतलब एक तरह की मानसिक बीमारी। इसमें इंसान को चोरी करने की एक बहुत तेज और अनियंत्रित इच्छा होती है जिसे वो चाहकर भी रोक नहीं पाता। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये चोरी जरूरत या लालच के लिए नहीं की जाती। इस स्थिति से गुजर रहे व्यक्ति को चीज चुराने से पहले एक तनाव महसूस होता है और चोरी करने के बाद एक तरह की राहत। वो अक्सर ऐसी चीजें चुराता है जिनकी उसे कोई जरूरत नहीं होती और वो उन्हें आसानी से खरीद भी सकता है।
मोन्टाज ये फिल्म बनाने की एक बहुत ही असरदार तकनीक है। इसमें होता यह है कि बहुत सारे छोटे छोटे और तेज शॉट्स को एक साथ एडिट करके दिखाया जाता है, अक्सर किसी गाने या संगीत के साथ। इसका इस्तेमाल समय के एक लंबे दौर को तेजी से दिखाने के लिए होता है, जैसे किसी खिलाड़ी की ट्रेनिंग से लेकर उसके चैंपियन बनने तक की पूरी कहानी, या किसी रिश्ते के बनने और बिगड़ने का पूरा सफर, जिसे कुछ ही मिनटों में महसूस कराया जा सकता है। होमोनिम्स ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण यानी प्रोनंसिएशन या फिर स्पेलिंग एक जैसी होती है, लेकिन उनके मतलब बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे जो उदाहरण दिया गया है, बैट, इसका एक मतलब है चमगादड़ और दूसरा मतलब है क्रिकेट का बल्ला। एक और बहुत आम उदाहरण है राइट, जिसका मतलब सही भी होता है और दाहिना भी। तो ऐसे शब्दों का सही मतलब समझने के लिए पूरे वाक्य को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। हैंगर ये एक बहुत ही विशाल इमारत होती है जिसे खास तौर पर हवाई जहाज़ों को रखने और उनकी देखरेख करने के लिए ही बनाया जाता है। इसकी विशालता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें एक पूरा का पूरा जंबो जेट समा सकता है। ये सिर्फ एक पार्किंग की जगह नहीं होती, बल्कि यहीं पर एयरक्राफ्ट की मरम्मत, मेंटेनेंस और उनकी सेफ्टी चेक्स जैसे बहुत ज़रूरी काम भी किए जाते हैं। इसे हिंदी में विमानशाला भी कहा जाता है। क्वैक ये शब्द एक ऐसे इंसान के लिए इस्तेमाल होता है जो झूठा दावा करता है कि उसके पास मेडिकल ज्ञान है, जबकि असल में उसके पास कोई डिग्री या योग्यता नहीं होती। एक क्वैक बड़े आत्मविश्वास के साथ ऐसे इलाज का दावा करता है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। ऐसे लोग अक्सर नकली दवाइयां बेचकर या गलत इलाज करके लोगों की सेहत और जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। इन्हें हम आम भाषा में नीम हकीम या झोला छाप डॉक्टर भी कहते हैं। एरोफोबिया ये शब्द उन लोगों के लिए है जिन्हें हवाई जहाज में उड़ने से एक अजीब सा बेमतलब का डर लगता है, मतलब एक इंटेंस और इरैशनल फियर ऑफ फ्लाइंग। देखिए इस तस्वीर में कितनी सफाई से ये डर दिखाया गया है। एक इंसान जमीन पर एक कुर्सी को इतनी मजबूती से पकड़े हुए है जैसे उसकी जिंदगी इसी पर टिकी हो, और उसका सारा ध्यान ऊपर आसमान में उड़ते हुए एक छोटे से विमान पर है जिसे देखकर वो दहशत में है। अक्सर ये डर इतना गहरा होता है कि लोग फ्लाइट लेने से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। डायरेक्टर फिल्म बनाने की दुनिया में डायरेक्टर यानी निर्देशक पूरी प्रक्रिया का सुपरवाइजर होता है। वही फिल्म का कैप्टन है। यहां देखिए, डायरेक्टर अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, हाथ में मेगाफोन है और वो पूरी टीम को अपने विजन के मुताबिक निर्देश दे रहे हैं। उनका काम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देना नहीं होता, उनका काम है एक कहानी को, एक कॉन्सेप्ट को पर्दे पर इस तरह से जिंदा कर देना कि देखने वाला उस कहानी का हिस्सा बन जाए। फिलोलॉजी, इसे भाषा शास्त्र भी कहते हैं। ये भाषा का अध्ययन है, लेकिन एक बहुत ही खास तरीके से। इसमें भाषा को लिखित ऐतिहासिक स्रोतों यानी रिटन हिस्टोरिकल सोर्सेस के जरिए समझा जाता है। जैसे इस तस्वीर में ये विद्वान एक पुराने धूल भरे ग्रंथ को देख रहे हैं। फिलोलॉजिस्ट बिल्कुल ऐसे ही पुराने दस्तावेजों को पढ़कर ये समझते हैं कि कोई भाषा वक्त के साथ कैसे बदली, उसके शब्दों के मायने कैसे विकसित हुए। ये शब्दों के इतिहास में एक गहरी खोज जैसा है। वॉलंटियर, एक वॉलंटियर यानी स्वयंसेवक वो इंसान होता है जो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, बिना किसी पेमेंट के कोई काम या सेवा देता है। उनका मकसद अक्सर समाज की भलाई करना होता है। ये तस्वीर इसी भावना को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक व्यक्ति खुशी से पौधा लगा रहा है और बदले में दिए जा रहे पैसे को बहुत विनम्रता से मना कर रहा है। उसके चेहरे पर जो संतुष्टि है वही उसकी असली कमाई है। उसकी टी शर्ट पर लिखा वॉलंटियर इसी निस्वार्थ सेवा भाव को दर्शाता है। एम्फीबियन, हिंदी में इसके लिए शब्द है उभयचर। ये ऐसे जीव होते हैं जो जमीन और पानी दोनों पर रहने के काबिल होते हैं। मेंढक इसका सबसे आम उदाहरण है। ये अपनी जिंदगी का एक हिस्सा पानी में और दूसरा जमीन पर गुजारते हैं। इस इलस्ट्रेशन में देखिए, ये मेंढक कितने आराम से लिली पैड पर बैठा है, आधा पानी के अंदर और आधा बाहर। ये दृश्य उनकी इस दोहरी जिंदगी जीने की अद्भुत क्षमता को बिल्कुल साफ दिखाता है। एसेटिक, एक एसेटिक यानी तपस्वी वो इंसान होता है जो एक सख्त आत्मानुशासन वाला जीवन चुनता है। वो हर तरह के आयशो आराम और सुविधाओं से दूर रहता है। इस स्लाइड में ये व्यक्ति शांति से ध्यान में बैठा है और उसने अपने पीछे रखी सभी शानदार चीजों से मुंह मोड़ लिया है। इसका मकसद आमतौर पर आत्मिक ज्ञान या शांति पाना होता है। उसकी साधारण सी चटाई पर लिखा एसेटिक शब्द उसके त्याग से भरे जीवन को साफ दर्शाता है।
बोहीमियन, ये शब्द ऐसे इंसान के लिए इस्तेमाल होता है जो एक अनकन्वेंशनल यानी अपारंपरिक जीवन जीता है, खासकर कोई कलाकार। ऐसे लोग समाज के बनाए नियमों और रीति रिवाजों की परवाह नहीं करते, वो अपनी ही धुन में रहते हैं। इस तस्वीर को देखिए, एक आर्टिस्ट अपने स्टूडियो में कितनी मस्ती से पेंटिंग कर रहा है। उसे बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं। उसकी पेंटिंग पर रंगों से लिखा बोहीमियन उसकी इसी आजाद सोच और स्वतंत्र जीवन शैली की पहचान है। ऑटोक्रेसी, इसका मतलब है एक तंत्र शासन। ये एक ऐसी सरकार है जहां सारी की सारी शक्ति यानी एब्सोल्यूट पावर सिर्फ एक ही इंसान के हाथ में होती है। उसी का फैसला आखिरी होता है और उसी का कहा हुआ कानून बन जाता है। इस तस्वीर में देखिए, एक शक्तिशाली राजा अपने बड़े से सिंहासन पर बैठा है और नीचे के सारे नागरिकों को कठपुतलियों की तरह कंट्रोल कर रहा है। सिंहासन पर खुदा हुआ ऑटोक्रेसी शब्द इस तरह के निरंकुश शासन को साफ साफ दिखा रहा है। प्लूटोक्रेसी, ये भी एक तरह की सरकार है, लेकिन इसमें कंट्रोल पैसे वालों के हाथ में होता है। इसे धनिक तंत्र भी कहते हैं, यानी समाज का सबसे अमीर तबका, द वेल्दिएस्ट क्लास, ही सरकार चलाता है। ऐसी व्यवस्था में कानून और नीतियां अक्सर अमीर लोगों के फायदे को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती हैं। इस तस्वीर में सरकारी इमारत के खंभे सोने के सिक्कों से बने हैं, जो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ कर देता है कि यहां दौलत ही असली शक्ति है। एंटोराज, ये शब्द उन लोगों के पूरे ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी बहुत जरूरी या मशहूर इंसान के साथ रहते हैं और उनकी मदद करते हैं। इस ग्रुप में उनके असिस्टेंट्स, गार्ड्स, एडवाइजर्स या दूसरे सहायक हो सकते हैं। इस दृश्य में एक सेलिब्रिटी रेड कार्पेट पर चल रहे हैं और उनके चारों तरफ उनके लोगों का एक घेरा है जो उनका पूरा ख्याल रख रहे हैं। ये पूरा दल, ये पूरा समूह, इसी को एंटोराज कहते हैं। गैरियलिस, इस शब्द को उस इंसान से जोड़ा जाता है जो बहुत ज्यादा बोलता है, लेकिन सिर्फ ज्यादा बोलना ही काफी नहीं है। गैरियलिस वो है जो खासकर ऐसी बातों पर घंटों बोल सकता है जिनका कोई खास मतलब ना हो। छोटी छोटी बेमतलब की बातें। ये ऐसा है जैसे कोई बातों की नदी बहा दे जिसमें जरूरी बात ढूंढना मुश्किल हो जाए। ऐसे लोग अक्सर किसी भी महफिल में सारी कॉन्वर्सेशन को अकेले ही चलाते रहते हैं और उनकी बातें बस चलती रहती हैं बिना रोके। रेटिसेंट, ये शब्द गैरियलिस का बिल्कुल एकदम उल्टा है। रेटिसेंट उस व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत कम बोलता है, जो अक्सर चुप रहना पसंद करता है। ऐसे लोग थोड़े रिजर्व्ड होते हैं, अपने आप में रहने वाले। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनके पास सोच या विचार नहीं होते, बल्कि वो अपने विचारों और एहसासों को अपने अंदर ही रखते हैं। वो तभी बोलते हैं जब उन्हें लगता है कि कहना वाकई जरूरी है। और अक्सर जो लोग रेटिसेंट होते हैं यानी कम बोलते हैं, वही सबसे ज्यादा परसेप्टिव हो सकते हैं। परसेप्टिव उस इंसान को कहते हैं जिसकी समझ बहुत तेज हो, जिसमें छिपी हुई बारीक चीजों को नोटिस करने की गजब की काबिलियत हो, क्योंकि उनका ध्यान बोलने से ज्यादा देखने और सुनने में होता है। वो लोगों के चेहरे के भाव, उनकी आवाज का लहजा और वो सब कुछ समझ लेते हैं जो लफ्जों में कहा नहीं जाता। एक तरह से वो बातों के पीछे की बात को पढ़ लेते हैं। रेक्लूस, ये शब्द उस इंसान के लिए इस्तेमाल होता है जो समाज से, लोगों से जानबूझकर दूरी बना लेता है और अकेला जीवन बिताता है। ये सिर्फ शर्मीलापन या रेटिसेंट होना नहीं है, ये एक सोचा समझा फैसला है, अकेले रहने का, सामाजिक मेलजोल से बचने का। एक रेक्लूस अपनी ही दुनिया बना लेता है और उसी में रहता है, बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटकर। फिलिसाइड, ये शब्द एक ऐसे भयानक, एक ऐसे अकल्पनीय जुर्म को बयान करता है जिसमें कोई इंसान अपने ही बच्चे की, अपने बेटे या बेटी की हत्या कर देता है। इसके लैटिन रूट में फिलियस या फिलिया का मतलब बेटा या बेटी है और साइड का मतलब है हत्या। ये इंसानियत के सबसे अंधेरे कोणों में से एक है और इस एक शब्द में उस पूरे कृत्य की गंभीरता और उसकी दहशत समाई हुई है। जूओलॉजिस्ट, इस शब्द को जू से आसानी से याद रखा जा सकता है। एक जूओलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होता है जो जानवरों की दुनिया का अध्ययन करता है, लेकिन उनका काम सिर्फ चिड़ियाघर तक नहीं होता। वो जानवरों के शरीर की बनावट, उनके रहन सहन और बर्ताव, अलग अलग प्रजातियों में उनका वर्गीकरण, इन सब चीज़ों को गहराई से समझते हैं। वो जंगलों, समुंदरों और लैब्स में काम करते हैं ताकि वो जीव जगत के रहस्यों को सुलझा सकें। फिलॉलॉजिस्ट, ये शब्द उस विद्वान के लिए है जो भाषाओं का अध्ययन करता है। पर कैसे? एक फिलॉलॉजिस्ट भाषाओं के इतिहास और उनकी बनावट को समझता है। एक तरह से वो शब्दों का जासूस होता है।
वो ये पता लगाता है कि कोई शब्द कहाँ से आया, समय के साथ उसका मतलब कैसे बदला और दुनिया की अलग अलग भाषाएं आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। ये बहुत ही धैर्य और बारीकी का काम है। मेलस्ट्रॉम, जहाँ एक फिलोलॉजिस्ट भाषा में एक व्यवस्था, एक ऑर्डर ढूंढता है, वहीं मेलस्ट्रॉम उस ऑर्डर का ठीक उल्टा है, मतलब पूरी अव्यवस्था। इस शब्द का इस्तेमाल लोगों या घटनाओं के एक ऐसे झुंड के लिए होता है जहां सब कुछ बेकाबू, उलझा हुआ और गड़बड़ हो। कल्पना कीजिए समुंदर में उठते एक विशाल भंवर की, या किसी भीड़-भाड़ वाले मेले में मची अफरा-तफरी की। वही जो अनियंत्रित उथल-पुथल वाली स्थिति है, उसे मेलस्ट्रॉम कहते हैं। लैपिडिस्ट, उस मेलस्ट्रॉम जैसी अफरा-तफरी के विपरीत एक लैपिडिस्ट का काम अत्यंत शांति, सटीकता और कला की मांग करता है। ये उस कारीगर को कहते हैं जो कीमती पत्थरों को, जैसे हीरे, पन्ना या नीलम को काटता, तराशता और उन पर खूबसूरत नक्काशी करता है। ये एक ऐसी कला है जो एक साधारण से दिखने वाले पत्थर को एक बेशकीमती रत्न में बदल देती है। इसके लिए नजरों की सटीकता और हाथों में अद्भुत स्थिरता चाहिए। ओरोलॉजी, जहां एक लैपिडिस्ट एक छोटे से रत्न पर काम करता है, वहीं ओरोलॉजी विशाल पर्वतों का, पहाड़ों का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये वो साइंस है जो ये समझने की कोशिश करती है कि पहाड़ कैसे बनते हैं, उनकी बनावट कैसी होती है और करोड़ों सालों में वो कैसे बदलते हैं। ओरोलॉजी से पता चलता है कि जमीन के अंदर की कौन सी ताकतें हैं जो इन विशाल पर्वतों को जन्म देती हैं। हर पहाड़ अपने आप में इस धरती के लाखों साल के इतिहास की एक पूरी किताब है। कैलीग्राफी, ये लफ्ज सुनते ही जहन में एक खूबसूरत लिखाई आती है। इसे हिंदी में सुलेख कहते हैं। इसका मतलब है हाथ से अक्षरों को बेहद खूबसूरत और एक तरह से कलात्मक ढंग से लिखना। ये रोजमर्रा की लिखाई से अलग है क्योंकि इसमें हर अक्षर को एक डिजाइन की तरह पूरी नफासत के साथ बनाया जाता है। जैसे पुराने जमाने में फरमान लिखे जाते थे या शादी के खास कार्डों पर जो सुंदर घुमावदार लिखाई दिखती है, वही कैलीग्राफी है। सूडोनिम यानी एक कल्पनाम या उपनाम, ये एक फर्जी नाम होता है जिसे कोई लेखक अपने असली नाम की जगह इस्तेमाल करता है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों करते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद अपनी असली पहचान को अलग रखना हो, या किसी खास तरह की कहानी के लिए एक अलग लेखक की छवि बनानी हो। जैसे मार्क ट्वेन, सैमुअल क्लेमेंस का बहुत ही मशहूर सूडोनेम था। विलन, हमारी कहानियों का, फिल्मों का खलनायक, ये बस एक बुरा पात्र नहीं होता। ये वो किरदार है जो प्रोटैगनिस्ट यानी हीरो के खिलाफ खड़ा होता है, और उसका सबसे बड़ा काम है कहानी में टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना। असल में सोचा जाए तो एक मजबूत विलेन ही हीरो को सचमुच का हीरो बनाता है। जैसे एक कहानी में एक चालाक विलेन पूरे राज्य पर कब्जा करने की साजिश रचता है। जॉकी, ये शब्द हॉर्स रेसिंग से जुड़ा है। एक जॉकी एक प्रोफेशनल घुड़सवार होता है जो इन रेसिंग कॉम्पिटिशन्स में घोड़े दौड़ाता है। लेकिन ये काम सिर्फ घोड़े पर बैठने तक सीमित नहीं है। इसमें गजब की स्किल, हिम्मत और घोड़े के साथ एक गहरा तालमेल होना बहुत जरूरी है। उस तेज रफ्तार में घोड़े को कंट्रोल करना, सही वक्त पर सही फैसला लेना, ये एक बहुत ही हाई स्किल स्पोर्ट है। टैक्सीडर्मी, ये एक बहुत ही अनोखी और कह सकते हैं बारीक कला है। इसमें किसी जानवर की खाल को प्रिजर्व किया जाता है और फिर उसे माउंट किया जाता है ताकि वो बिल्कुल जिंदा जैसा दिखे। इसका मकसद अक्सर पढ़ाई या डिस्प्ले के लिए होता है। जैसे म्यूजियम्स में जो वाइल्ड लाइफ एग्जिबिट्स होते हैं, वहाँ अक्सर टैक्सीडर्मी के शानदार नमूने देखने को मिलते हैं। ये हमें उन जानवरों को करीब से समझने का मौका देता है। अगोराफोबिया, ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, एक तरह का बहुत तीव्र यानी इंटेंस डर। ऐसा डर जो खुली जगहों से या फिर बहुत भीड़-भाड़ वाली पब्लिक प्लेसेस से लगता है। ऐसी जगहों से जहां से ऐसा महसूस हो कि निकलना मुश्किल हो सकता है। ये सिर्फ थोड़ी घबराहट नहीं, बल्कि एक बेहद तकलीफदेह अनुभव हो सकता है उस इंसान के लिए। जैसे किसी के अगोराफोबिया के कारण कॉन्सर्ट्स या मॉल्स में जाना मुश्किल हो जाता है। स्पॉइलर, ये लफ्ज तो अब हर कोई जानता है ना? स्पॉइलर का सीधा सा मतलब है ऐसी जानकारी जो किसी फिल्म, शो या कहानी का कोई जरूरी प्लॉट डिटेल, कोई ट्विस्ट या क्लाइमैक्स वक्त से पहले ही बता दे। और इससे होता क्या है, उस कहानी को एक्सपीरियंस करने का सारा सस्पेंस, सारा मजा खराब हो जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने गलती से ऑनलाइन एक स्पॉइलर पढ़ लिया और मूवी का एंड उसके लिए बर्बाद हो गया। एनाग्राम, ये शब्दों का एक बड़ा दिलचस्प खेल है। इसमें एक शब्द के सारे अक्षरों यानी लेटर्स को आगे पीछे करके एक नया और मीनिंगफुल शब्द बनाया जाता है। जैसे LIST
LITEN, लिसन। इन्हीं लेटर्स को जब हम रीअरेंज करते हैं तो बन जाता है SILENT, साइलेंट। सेम लेटर्स पर अरेंजमेंट बदलने से एक नया मतलब सामने आ गया। हेडोनिस्ट, इसके लिए हिंदी में शब्द है सुखवादी। हेडोनिस्ट वो इंसान है जो इस विचारधारा, इस फिलॉसफी में मानता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मकसद प्लेजर और एंजॉयमेंट हासिल करना है। उनके लिए खुशी और आराम ही सबसे बड़ी प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हेडोनिस्ट के तौर पर कोई शख्स ट्रैवल, अच्छे खाने और आरामदायक जिंदगी को हर चीज से ऊपर रखेगा। अनार्किस्ट, इसका हिंदी अनुवाद है अराजकतावादी। एक अनार्किस्ट वो व्यक्ति होता है जो हर तरह की सरकार यानी गवर्नमेंट और अथॉरिटी का विरोध करता है। ये एक पॉलिटिकल विचारधारा है जिसके अनुसार समाज को चलाने के लिए किसी सेंट्रल पावर या गवर्नमेंट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय उनका विश्वास सेल्फ गवर्नेंस यानी स्वशासन में होता है, जहां लोग खुद अपने मामले सुलझाएं। अच्छा, ये शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, साइकी जिसका मतलब है मन या आत्मा, और लोगोस यानी अध्ययन। तो एक साइकोलॉजिस्ट असल में वो एक्सपर्ट है जो साइंटिफिक तरीके से हमारे मन और हमारे बर्ताव की गहराइयों को समझता है। देखिए, ये सिर्फ सलाह देना नहीं है, बल्कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके सोचो, एहसासों और एक्शंस के पैटर्न्स को आराम से एनालाइज करना है। जैसे सोचिए, एग्जाम से पहले जो घबराहट होती है वो सिर्फ डर नहीं होता। एक साइकोलॉजिस्ट ये समझने में मदद कर सकता है कि इसके पीछे आखिर कौन से थॉट पैटर्न्स काम कर रहे हैं और उन्हें बेहतर तरीके से मैनेज कैसे किया जा सकता है। यही बात इस एग्जाम्पल में भी दिखाई गई है। जॉनरे, ये एक फ्रेंच लफ्ज है जिसका सीधा सा मतलब है प्रकार या किस्म। कला की दुनिया में चाहे फिल्में हों, संगीत हो या किताबें, जॉनरे एक तरह का लेबल समझ लीजिए। ये क्रिएटर्स को एक स्ट्रक्चर देता है और ऑडियंस को ये समझने में मदद करता है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हर जॉनरे के ना अपने कुछ खास नियम होते हैं। जैसे एक हॉरर फिल्म में सस्पेंस और डर का माहौल बनाया जाता है, वहीं एक कॉमेडी में हंसी मजाक। तो जब कोई कहता है कि उनका पसंदीदा फिल्म जॉनरे साइंस फिक्शन है, तो वो सिर्फ एक कैटेगरी की बात नहीं कर रहे हैं। वो असल में एक पूरी कल्पना की दुनिया, उसके रूल्स और उसकी अनोखी कहानियों की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। एक स्क्रिप्ट राइटर सिर्फ डायलॉग नहीं लिखता, वो एक पूरी दृश्य श्रव्य दुनिया का यानी एक विजुअल और ऑडिटरी वर्ल्ड का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। सोचने वाली बात है, एक नॉवल पढ़ने के लिए होता है, लेकिन एक स्क्रिप्ट देखे और सुने जाने के लिए लिखी जाती है। स्क्रिप्ट राइटर ही कहानी का ढांचा, सीन्स का सीक्वेंस और हर किरदार के इमोशनल सफर को तय करता है। पर्दे पर दिखने वाला हर एक एक्शन, हर एक एक्सप्रेशन और बोला गया हर एक शब्द सब उन्हीं की कल्पना से जन्म लेता है। इसलिए जब कहा जाता है कि एक स्क्रिप्ट राइटर अपने विटी और क्लेवर डायलॉग के लिए मशहूर है, तो इसका मतलब है कि उनके पास शब्दों के जरिए किरदारों में जान फूंकने की एक अद्भुत कला है। नियोलॉजिज्म, ये शब्द भी ग्रीक से ही आया है। नियोस यानी नया और लोगोस यानी शब्द। भाषा पता है, एक जिंदा चीज की तरह होती है जो समय के साथ बदलती है, डेवलप होती है। और जब भी समाज में कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नई टेक्नोलॉजी या नया कल्चरल ट्रेंड आता है, तो उसे बयान करने के लिए एक नए शब्द की जरूरत पड़ती है। यही नए शब्द नियोलॉजिज्म्स कहलाते हैं। सेल्फी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। स्मार्टफोन कैमरा आम होने से पहले इस शब्द का कोई अस्तित्व ही नहीं था, और आज ये दुनिया भर की डिक्शनरीज का हिस्सा बन चुका है। एक नियोलॉजिज्म की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि लोग उसे कितनी तेजी से अपना लेते हैं। हेल्म्समैन, जहाज के स्टीयरिंग व्हील को हेल्म कहते हैं और उसे चलाने वाला ही हेल्म्समैन कहलाता है। लेकिन ये सिर्फ एक ड्राइवर नहीं होता, समुद्र की अनिश्चित लहरों के बीच वो जहाज का सबसे जरूरी इंसान होता है। उसकी समझ, अनुभव और फैसलों पर ही सैकड़ों लोगों की जिंदगी निर्भर करती है। इस शब्द का एक मेटाफोरिकल यानी लाक्षणिक इस्तेमाल भी होता है। किसी कंपनी का सीईओ या देश का नेता वो भी एक हेल्म्समैन की तरह ही होता है, जो मुश्किल दौर यानी तूफानों के बीच अपने संगठन या देश को सही दिशा में ले जाता है। इसलिए जब ये कहा जाता है कि एक अनुभवी हेल्म्समैन ने जहाज को तूफान से निकाल लिया, तो इसमें उसके साहस और कौशल्या दोनों को सलाम है। कॉस्मोग्राफर, आज जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में आसमान के नक्शों की तस्वीर आती है। लेकिन पुराने जमाने में एक कॉस्मोग्राफर सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमर या कार्टोग्राफर यानी नक्शा बनाने वाला नहीं होता था। वो एक फिलोसोफर, एक मैथमेटिशियन और एक आर्टिस्ट भी होता था। उनका काम सिर्फ तारों और ग्रहों की पोजीशन को मापना नहीं था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की रचना, उसके नियम और उसके होने के मतलब को समझना था। वो ब्रह्मांड को एक संपूर्ण ऑर्गेनिक चीज के रूप में देखते थे। इसलिए जब हम एक प्राचीन कॉस्मोग्राफर के बनाए चार्ट्स देखते हैं, तो हम सिर्फ साइंस नहीं देख रहे होते, बल्कि उस युग की पूरी विश्व दृष्टि को,
उसके नज़रिए को देख रहे होते हैं। प्रोलॉग, अक्सर लोग इसको इंट्रोडक्शन समझने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन एक प्रोलॉग कहानी से बाहर नहीं होता, बल्कि वो कहानी का ही एक हिस्सा होता है। उसका मकसद आमतौर पर आने वाली घटनाओं के लिए ज़रूरी बैकग्राउंड तैयार करना होता है। ये किसी ऐसी पुरानी घटना को दिखा सकता है जिसका असर पूरी कहानी पर पड़ने वाला है, या फिर ये एक रहस्यमयी माहौल बना सकता है जो पढ़ने या देखने वाले की क्यूरियोसिटी को बढ़ा दे। फैंटेसी जैसी जॉनराज में जहां एक पूरी नई दुनिया बनाई जाती है, प्रोलॉग का इस्तेमाल उस दुनिया के इतिहास या किसी भविष्यवाणी को बताने के लिए किया जाता है, ताकि आगे की कहानी आसानी से समझ में आ सके। लेक्सिकोग्राफर, ये काम सिर्फ शब्दों को एक लिस्ट में डालना नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक लेक्सिकोग्राफर सही मायनों में एक भाषा का जासूस और इतिहासकार होता है। उनका काम है हर शब्द की जन्म कुंडली तैयार करना। वो कब पैदा हुआ, वो किस भाषा से आया, समय के साथ उसके अर्थ में क्या क्या बदलाव आए और आज उसके कितने अलग अलग इस्तेमाल हैं। ये एक बेहद मेहनत और सब्र का काम है जिसमें सालों बल्कि दशक लग जाते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी को तैयार करने में कई लेक्सिकोग्राफर्स की पीढ़ियां लग गईं। इसलिए ये कहना कि एक लेक्सिकोग्राफर ने शब्दों की उत्पत्ति पर रिसर्च करते हुए सालों बिता दिए, उनके इस अद्भुत समर्पण को बयान करता है। न्यूमिस्मैटिस्ट, हमारे लिए एक सिक्का क्या है? सिर्फ पैसे, ट्रांजैक्शन का एक जरिया। लेकिन एक न्यूमिस्मैटिस्ट के लिए हर सिक्का इतिहास का एक छोटा सा टाइम कैप्सूल है। उस सिक्के पर बने चित्र और लिखावट से उस दौर के राजा, उस वक्त की इकोनॉमी, उनकी धार्मिक मान्यताएं और यहां तक कि उनकी कला के बारे में भी पता चलता है। सिक्का किस धातु का बना है, ये उस साम्राज्य की आर्थिक स्थिति बताता है। इसलिए एक न्यूमिस्मैटिस्ट सिर्फ सिक्के इकट्ठे नहीं करता, वो उनके जरिए बीते हुए समय की कहानियों को पढ़ता है और संजोता है। रोमन सिक्कों का कलेक्शन इसीलिए इतना खास है क्योंकि वो रोमन साम्राज्य के उत्थान और पतन की एक मुकम्मल दास्तान बयान करते हैं। प्रेसी, इसका सही उच्चारण है प्रेसी। देखिए, ये सिर्फ एक समरी लिखने से कहीं ज्यादा है। एक प्रेसी लिखना एक कला है जिसमें किसी बड़े लेख के मूल तत्व को, उसके तर्क, उसकी भावना और उसके निष्कर्ष को बिना किसी बदलाव के बेहद संक्षेप यानी कॉन्साइसली पेश करना होता है। आमतौर पर एक प्रेसी मूल लेख का 1/3 हिस्सा होता है और सबसे जरूरी बात, इसमें लिखने वाले को अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ने या हटाने की इजाजत नहीं होती। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो किसी भी इंसान की समझ और उसकी स्पष्ट लिखने की क्षमता को परखती है। और शायद इसी वजह बॉटनिस्ट, एक बॉटनिस्ट यानी वनस्पति विज्ञानी वो साइंटिस्ट होता है जो पौधों की दुनिया का गहरा अध्ययन करता है। और ये सिर्फ फूल पत्तियों को देखना नहीं है, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है। एक बॉटनिस्ट पौधे के सेल स्ट्रक्चर से लेकर अलग अलग मौसम में उनके बर्ताव तक और पूरे इकोसिस्टम में उनका क्या रोल है, इन सब चीजों को समझता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉटनिस्ट ट्रैवल्ड टू द अमेज़न टू स्टडी रेयर स्पीशीज ऑफ ऑर्किड्स, यानी वनस्पति विज्ञानी अमेज़न के जंगल में इसलिए गए ताकि वो वहां पाए जाने वाले दुर्लभ ऑर्किड्स पर रिसर्च कर सकें। रैकंटोर, ये शब्द उस शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जिसके पास किस्से सुनाने का एक जादू हो, एक कुशल किस्सा गो। देखिए, ये सिर्फ कहानी बताना नहीं है, बल्कि उस कहानी में जान फूंक देना है। एक अच्छा रैकंटोर एक मामूली सी घटना को भी अपने अंदाज से, अपनी आवाज के उतार चढ़ाव से और सही शब्दों से इतना रोचक बना देता है कि सुनने वाला बस खो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आवर ग्रैंडफादर was a true raconteur, and his stories about the war would keep us captivated for hours. मतलब, हमारे दादाजी एक सच्चे किस्सा गो थे और जब वो युद्ध की कहानियां सुनाते थे तो हम घंटों तक उनमें डूबे रहते थे। स्पेंडथ्रिफ्ट, तो ये शब्द उस इंसान के लिए है जो पैसा समझिए पानी की तरह बहाता है, एक फिजूल खर्च इंसान। इसका मतलब सिर्फ महंगी चीजें खरीदना नहीं है, बल्कि बेपरवाही से और बिना सोचे समझे खर्च करना है। ऐसे लोग अक्सर ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती। इस शब्द में एक नकारात्मक भाव छुपा है जो गैर जिम्मेदारी की तरफ इशारा करता है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर विनिंग द लॉटरी he became a spendthrift and wasted all his money on luxury cars and parties. यानी लॉटरी जीतने के बाद वो एकदम फिजूल खर्च हो गया और उसने अपना सारा पैसा महंगी गाड़ियों और पार्टियों पर उड़ा दिया। सर्कमलोक्यूशन, इसका मतलब है बात को सीधे सीधे न कहकर बहुत घुमा फिराकर कहना। जब किसी आसान से सवाल का जवाब देने के लिए बहुत ज्यादा और गैर जरूरी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो उस तरीके को सर्कमलोक्यूशन कहते हैं। अक्सर इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई सीधा जवाब देने से बचना चाह रहा हो। ये शब्दों का एक जाल बुनने जैसा है। फॉर एग्जाम्पल, when asked about the missing funds, the official resorted to circumlocution, never giving a straight answer.
यानी जब गायब हुए पैसों के बारे में पूछा गया तो उस अधिकारी ने घुमा फिराकर बातें की और कभी सीधा जवाब नहीं दिया। नोविस। एक नोविस यानी नौसिखिया वो व्यक्ति होता है जो किसी फील्ड में बिल्कुल नया हो, जिसके पास अनुभव की कमी हो। लेकिन ये भी सच है कि उनके अंदर सीखने का जोश और उत्साह भी होता है। हर एक्सपर्ट अपनी शुरुआत एक नोविस के तौर पर ही करता है। ये वो दौर है जहां गलतियां होती हैं, लेकिन हर गलती एक नया सबक भी सिखाती है। इसके लिए बिगिनर या न्यूकमर जैसे शब्द भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज अ नोविस शेफ शी ऑफन बर्न द फूड बट शी नेवर गिव अप। यानी एक नौसिखिया शेफ होने के नाते वो अक्सर खाना जला देती थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। फॉरफीचर, इसका अर्थ है जब्ती। ये एक तरह का दंड है जहां किसी नियम को तोड़ने या कोई गलती करने की सजा के तौर पर आपसे आपका कोई अधिकार, संपत्ति या जीता हुआ इनाम छीन लिया जाता है। ये फाइन से थोड़ा अलग है। देखिए, फाइन में तो पैसा दिया जाता है, लेकिन फॉरफीचर में कोई चीज या अधिकार ही खो दिया जाता है। ये कानूनी मामलों में भी होता है जहां अपराध करने पर संपत्ति जब्त कर ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हिज ड्राइवर्स लाइसेंस वॉज सब्जेक्ट टू फॉरफीचर आफ्टर ही वॉज कॉट ड्रंक ड्राइविंग। मतलब शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने के बाद उसका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया गया। नार्सिसिस्ट। एक नार्सिसिस्ट या आत्ममुग्ध व्यक्ति वो है जिसे खुद से जरूरत से ज्यादा लगाव होता है। ये जो आम सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, उससे ये बिल्कुल अलग चीज है। नार्सिसिस्टिक लोगों को लगातार दूसरों से तारीफ और अटेंशन की जरूरत होती है और उनमें अक्सर दूसरों के लिए सहानुभूति की कमी पाई जाती है। ये शब्द ग्रीक मिथ के एक पात्र नर्सिसिस के नाम से आया है, जिसे अपने ही अक्स से प्यार हो गया था। फॉर एग्जाम्पल, द नार्सिसिस्ट कुड टॉक अबाउट हिज ओन अचीवमेंट्स फॉर आवर्स बट नेवर आस्क्ड अबाउट अदर्स। इसका मतलब वो आत्ममुग्ध व्यक्ति घंटों तक सिर्फ अपनी उपलब्धियों के बारे में बात कर सकता था, पर उसने कभी दूसरों के बारे में नहीं पूछा। मार्टर। तो जहां पिछला शब्द आत्मप्रेम के बारे में था, ये आत्म बलिदान के बारे में है। नार्सिसिस से बिल्कुल विपरीत एक मार्टर यानी शहीद वो इंसान होता है जो अपने लिए नहीं बल्कि किसी बड़े और नेक मकसद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। जरूरी नहीं कि मार्टर हमेशा अपनी जान ही दे, वो अपनी आज़ादी या अपनी खुशियां भी किसी बेहतर कॉज के लिए दांव पर लगा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, Nelson Mandela was considered a martyr for the cause of ending apartheid, having spent 27 years in prison. यानी नेल्सन मंडेला को रंगभेद खत्म करने के मकसद के लिए एक शहीद माना जाता है, जिसके लिए उन्होंने 27 years जेल में गुजारे। बायोग्राफी। एक बायोग्राफी यानी जीवनी किसी इंसान के जीवन की पूरी कहानी होती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, ना कि वो व्यक्ति खुद। एक अच्छी बायोग्राफी लिखने के लिए लेखक को सालों तक रिसर्च करनी पड़ती है, इंटरव्यूज लेने पड़ते हैं। ये ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा से अलग है, जिसे इंसान अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉल्टर आइजैक्सन्स बायोग्राफी ऑफ स्टीव जॉब्स इज अ फैसिनेटिंग रीड। इसका अर्थ है वॉल्टर आइजैक्सन द्वारा लिखी गई स्टीव जॉब्स की जीवनी पढ़ने में बेहद दिलचस्प है। फैलेसी, इसका मतलब होता है भ्रांति या तर्क दोष। ये एक ऐसी गलत सोच या दलील है जो सुनने में तो बिल्कुल ठीक लग सकती है, लेकिन उसकी बुनियाद बिल्कुल इस असंभव स्ट्रक्चर की तरह कमजोर या गलत लॉजिक पर टिकी होती है। जैसे एक आम सोच है, ये चीज महंगी है इसलिए अच्छी ही होगी, जबकि ये हमेशा सच नहीं होता। यही एक फैलेसी है। फैलेसीज को पहचानना क्रिटिकल थिंकिंग का एक जरूरी हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, द आइडिया दैट ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट इज अ कॉमन फैलेसी। मतलब ये सोच कि सभी नेता भ्रष्ट होते हैं एक आम भ्रांति है।